बार वोकेशनल कोर्स के तीसरे दिन को 5वें लेक्चर के अंदर मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आवाज़ इधर से माइक की नहीं आ रही है, ऑन करवाइए प्लीज़। खैर पीछे तक आवाज़ आ रही है अभी? ठीक है, उनको बुलवाइए, ये आवाज़ ठीक करें। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार अभी तक आप तमाम दोस्तों के साथ जो लेक्चर्स हुए हैं, पहले दिन के अंदर हमने कहा कि जी ईमानदारी से काम करना चाहिए। दूसरे दिन में हमने आपको ये समझाया कि जाना किधर है और काम करना कहाँ पे। अब नाउ प्रॉबली मेरे नज़दीक अगर आपने सिविल की साइड के ऊपर काम करना, और आपको दोनों साइडों पे काम करना चाहिए, सिविल की साइड जिसके अंदर मेरी तो कम से कम तमाम वकालत ही इससे ताल्लुक़ रखती है, सिविल कोर्ट के अंदर करना कैसे है। आज के दोनों लेक्चर्स प्रॉबली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो लेक्चर मैं आपके सामने डिलीवर करना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्लाइंट आ गया, आपके सामने बैठ गया, उसने कहानी सुना दी, अब क्या करना है, किस तरीके से ये मामला किस डायरेक्शन में आगे कैसे लेके जाना है। वकील का आपका जहन, आपकी प्लेंट और आइंदा फिर क्या होना है। क्लाइंट आपके पास किस लिए आता है? कोई दोस्त मुझे बता सकता है? चाय पीने, पैसे देने, क्या? सॉरी, ओपिनियन खत्म हो गया यार। ओपिनियन के लिए तो नहीं आता। हाँ, एडवाइस भी नहीं लेने आता। वो किस लिए आता है? एक बंदा आया आपके पास, उसने कहा आपके पास आया, आपके पास आके कहता है कि जी अहमद कयूम ने मेरे से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, कह रहा था कि महीने के बाद। और ये सवाल मैं अपने हर एसोसिएट हर इंटर्न से पूछता हूँ। अहमद कयूम के उसने मेरे से लिए 5 करोड़ रुपए उधार, और उसने कहा कि जी मैं महीने के बाद वापस कर दूंगा, और उसने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मुझे दे दिए, मेरे से एक एग्रीमेंट भी साइन कर दिया। अब मैं उसे वापस लेने के लिए गया हूँ महीने के बाद, तो उसने कहा वो भाग जाओ, मैं वकील हूँ, मैं नहीं देता। मैंने कहा 5 रुपए भी नहीं देता, भाग जाओ। और आपके पास अब वो आ गया, वो कहता है कि जी अब मुझे बताएं वो आपसे क्या मांगने के लिए आया है। एडवाइस मुझे मत कहिएगा, क्योंकि एडवाइस तो ऑलरेडी कोई कह चुका है। उसको क्या चाहिए? इनजस्टिस हुआ उसके साथ। और छोड़ो यार, इनजस्टिस चाहिए, उसको क्या चीज चाहिए? जट की बात करो, वे लॉयर है। हाँ, रिलीफ क्या होता है यार? बीच में क्या कर, वो तो दवाई खा के भी हो जाती है। हाँ? नहीं, उसको वकील की कोई उसको जरूरत, उसको क्या चाहिए? एट द रूट ऑफ इट। और राइट्स कोई नहीं होते यार बीच में, तो क्या उसको क्या चाहिए? राइट क्या होता है? उसको पैसे चाहिए, राइट? और कहां पे पैसे चाहिए? अपनी जेब के अंदर। दैट इज वॉट योर टास्क इज। इट इज नॉट, आप वकालत इस चीज के लिए नहीं कर रहे कि जी मैं डिग्री ले लूंगा, मैं मुकदमा कर दूंगा, मैं तुम्हें बड़ा अच्छा ओपिनियन कागज के ऊपर लिख के दूंगा। व्हाट इज इट एट द हार्ट ऑफ इट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप तमाम दोस्तों के सामने मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इट इज अबाउट गेटिंग हिम द मनी इन हिज पॉकेट। गेटिंग हिम इन अ डिग्री इज नॉट इवन इंपॉर्टेंट। डिग्री तो इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो एक स्टेप होती है आगे, बट डिग्री लेके उसने अपनी दीवार पे लगानी है। व्हाट डज ही वांट? ही वांट्स मनी इन हिज पॉकेट। वकालत को अब आपने इस तरीके से अप्रोच करना है कि मैं पैसे उसकी जेब तक कैसे पहुंचाऊंगा, और उसके एवज आपको भी पैसे मिलेंगे। That is what the thing is about. So it's not about even getting a degree. It is about के उसको डिग्री को कन्वर्ट करके उसकी जेब के अंदर पैसा कैसे पहुंचेगा। आपने वकालत को, और ये किताबें आपके सामने जो रखी हुई है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो मजमून लिखने वाला और वो चीजें खत्म हो गई। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द मनी इन हिज पॉकेट, राइट? आपने सिर्फ ये कहा बीच में कि जी वो चाहता है कि कोर्ट में हमारी रिप्रेजेंटेटिव, वो मोहल्ले के बदमाश के पास क्यों नहीं गया? या एमएनए के पास, चल बदमाश छोड़ दीजिए, एमएनए के पास क्यों नहीं गया कि यार मुझे मेरे पैसे दिलवा दो? आपके पास क्यों आए? आपको तो फीस देनी पड़ेगी। व्हाई डजंट ही गो टू द मोहल्ले का बदमाश, या खुद गन निकाल के क्यों नहीं कहता है मेरे पैसे वापस कर अहमद क्यों? व्हाई शुड ही नॉट? उसके पैसे हैं, उसे लिए हुए हैं, सो व्हाट्स रॉन्ग? बंदूक लेके जाके उसको कह के भाई मुझे दे दो, या एमएनए के पास चला जाए, मोहल्ले के बदमाश के पास चला जाए कि भाई यार मुझे दो। Why does he have to waste his time by going to court या coming to a expensive lawyer आपके साथ करके? आपके पास आने की क्या जरूरत है? लॉफुल अप्रोच के लिए। लॉफुल अप्रोच का क्या मतलब होता है? मतलब कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो उसके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है,
हाँ। वहाँ पर वो अपना मुकदमा लेके थे और थ्रू तो एमएनए के पास जाना लॉफुल नहीं होगा? एमएनए के पास कोई राइट नहीं है। एमएनए कह सकता, तड़ी लगा के कह सकते हो दे दो। सर वो मुसालत कर सकता है, ठीक है, सालसी का किरदार अदा कर सकता है, सही है, ठीक है, लेकिन उन दोनों ग्राउंड्स के ऊपर तो पैसे रिकवर तो नहीं ना। वो वकील के पास आने की या कोर्ट जाने की क्या वक्त, 6 साल लग जाएंगे यार, और पैसे भी रोज कोर्ट चक्कर लगाना पड़ेगा, क्या जरूरत है? सर लीगल सैंक्शन होगी उसके पास अपना वो क्या यार, मुझे मुश्किल अल्फाज ना इस्तेमाल किया करो, सैंक्शन वैंक्शन की मतलब क्या, क्लियर की बात करो। सर थ्रू लीगल प्रोसेस लेगा तो फ्यूचर में उसमें कोई मसला नहीं होगा। क्या मतलब फ्यूचर में क्या मसला नहीं, उसको अभी पैसे चाहिए यार, वो पैसे वापस ही नहीं कर रहा तो उससे जाके जबरदस्ती चलो नहीं खींच सके क्योंकि उस पर पर्चा हो जाएगा, ठीक है। बदमाश इसलिए नहीं करता कि बदमाश की गोली भी चल सकती है, वैसे हो गया बदमाश को नहीं करना, बदमाश खुद भी खा सकता है पैसे, ठीक है, मैं वो भी रिकमेंड नहीं कर रहा। एमएनए के पास इसलिए नहीं जाना क्योंकि उसके पास कोई बाइंडिंग पावर नहीं होती कि वो फोर्स कर सके, या कोई उसको ऑर्डर कर भी दे मसालती वगैरह तो वो रिकमेंडेटरी होती है, अमूमन वो इस हद तक नहीं जाते कि आप करवा सके। कोर्ट में क्या, तुम्हारे में क्या सुखाब के पा रहे हैं यार, कोर्ट जाने की क्या जरूरत है उसको, कोर्ट क्या कर सकता है? अच्छा नहीं, अच्छा वो अगर कोर्ट ने अगर इंसाफ करना हो तो ठीक, अब वो मैं आगे उसका जवाब दूंगा, आगे बताओ। क्या मतलब, आसान जुबान में बताओ ना, दोस्तों को नहीं समझ, फांसी दे सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है। एक तो डिग्री हो गई ना, ऑर्डर्स हो गए ना, हाँ। लेकिन अगर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, उसको जो ऑर्डर्स हुए हैं उस पे अमली तौर पे अमल नहीं हो रहा, तो कोर्ट वो भी करवा सकता है। कैसे करवा सकता है, कोई मुझे बताया ना, आपने सारों ने सीपीसी पढ़ी है? हाँ रियासती यार, ये मुझे, मैं सिर्फ जट की बात किया करो यहाँ पे। अब तो हमने जाके ना बिल्कुल तय में जाके बात करनी है, मैं तुम्हारे से ऑर्डर भी नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ सीपीसी भी भूल जाओ सारे के सारे। अब तो ये कॉमन सेंस की बात है, और लॉ में बेशुमार कॉमन सेंस है, की कर सकता है जी, क्या कर सकता है? सीपीसी पढ़ी है ना, तो उसके अंदर लिखा होगा क्या कर सकता है कोर्ट, उसको कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी बेच के उसको पैसों में कन्वर्ट करके उसको पकड़ा सकता है कि भाई ये ले, वो खुद नहीं कर सकता, लड़ाई मार कुटाई होगी, इसलिए कोर्ट मौजूद है। और क्या कर सकता है कोर्ट? उसकी पे अटैच करवा सकता है कि वो पे जो पे आ रही है अकाउंट्स में से इसको आती रहे आपके क्लाइंट को। और क्या कर सकता है? हाँ, उसको एज अ लास्ट रिजॉर्ट सिविल प्रिजन में भी बंद कर सकती है, ठीक है। बताना आप तमाम दोस्तों को, ये चाह रहा हूं कि ये चीजें आप भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप पे पर्चा हो जाएगा। कोर्ट ने एक, आप उसको थॉमस हॉब्स का लेवायथन पढ़ी है किसी ने किताब? वो कहता है कि गवर्नमेंट असल में वो चीज है, गवर्नमेंट सबसे बड़ी बदमाश है, बिकॉज इट हैज द पावर ऑफ कोअर्जन। वो चीज करवा सकती है, इसलिए आप गवर्नमेंट की एक क्लेम कोर्ट के पास जाते हैं क्योंकि उसको कानूनी सैंक्शन मिली होती है। आप ऑस्टिन भी पढ़ी होगी, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर बेसिकली ये थ्योरी है, वो हवाई नहीं है, एक्चुअल मकसद ये है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी ये है कि कोर्ट आप इसलिए जा रहे हैं कि आपने इस बंदे को पैसे दिलवाने हैं, ठीक है। अब वो क्लाइंट आगे आपके सामने आगे कहता है कि जी मेरे साथ ये हो गया, सारे फैक्ट्स उसने आपको सुना दिए, कागज भी उसने पकड़ा दिए, और उसके बाद कागज आपको उसने पकड़ा दिए, तो अब आप करेंगे क्या? वो आगे आपने उसको चाय भी पिला दी, उसने आपको फीस भी दे दी, अब आप क्या करेंगे? दिस इज व्हाट बार वोकेशनल कोर्सेज। अब क्या करेंगे बोलो, व्हाट टू डू नाउ? उस मुकदमा तैयार करने का क्या मतलब होता है? हाँ, प्लेंट जो दावा एक अदद बनाएंगे, मैं उसको इतना ज्यादा भी आपके सामने टच नहीं करूंगा, बिकॉज ये वाली चीज अगले लेक्चर के अंदर ईशान मलिक साहब आपसे डिस्कस करेंगे कि प्लेंट क्या होती है, उसके साथ क्या क्या लवाजमात हैं, क्या क्या कागज लगेंगे, क्या चीजें नहीं लगेंगी, क्या किस स्टेज पे करना है। अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि केड़े केड़े स्टेप तुम गुजरेगा, एंड इट्स ऑल लॉजिकल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीपीसी की प्रोविजन, मैंने अपनी स्लाइड्स में तो डाली हुई है। तो प्लेंट प्लेंट क्या होती है, किस तरह होती है जी? वो क्या चीज होती है यार प्लेंट, मैंने समझ नहीं आई। वो प्लेंट कागज के ऊपर लिखा हुआ एक आपका दावा होता है जिसको आप कहते हैं। आई डोंट वांट टू हेयर यहाँ पे टेक्निकल चीजें, हम बात कर रहे हैं कि जट की कॉमन सेंस में आपको समझ आ रही है कि नहीं। और स्लाइड वो जो चीजें हैं ना टेक्निकल चीजें, वो मेरी स्लाइड्स के अंदर ऑलरेडी आपके लिए मैंने लिख के बड़ी रखी हुई हैं, वो आप सारी की सारी इसके अंदर देख सकते हैं। एक स्पेलिंग मिस्टेक रात को 2 बजे करने का यही नुकसान होता है। आप ये सारी की सारी आप सिविल दावा करें।
आपने बना लिया बड़ी जबरदस्त अंग्रेजी के अंदर आपने लिख लिया या आपने उर्दू के अंदर बड़ा जबरदस्त लिख लिया, तो अब क्या करेंगे? क्या कहाँ पे लिख दिया? कौन सा कागज इस्तेमाल करते हैं? नीले रंग का, पीले रंग का, सफेद रंग का? कौन से साइज का? इलीगल साइज का। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो असल में लीगल साइज होता है 8.5/14 होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हर चीज में हम चोरी करते हैं, तो यहाँ पे भी कागज जो एक्चुअली आपको लीगल साइज का मिलता है वो 13.2 13.5 कागज बचाने के लिए उन्होंने काटा होता है छोटे साइज के ऊपर। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब भी आप लीगल का पेज सेटअप करके आप प्रिंट करेंगे तो नीचे वाली लाइन कई दफा कट जाती है इसी वजह से, क्योंकि भाई लोगों ने पूरे लीगल लेंथ का उन्होंने बनाया ही नहीं हुआ। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या तरीका करते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, कस्टमाइज में नीचे वाला जो मार्जिन है वो आप थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ताकि कई मुकदमे हमने ऐसे हमारे एसोसिएट्स ने किए हैं जिसमें ये चीज छोड़ दी है। जज साहब के सामने जब बहस करने जा रहे हैं और तैयार कर रहे हैं तो देखते हैं इंपॉर्टेंट जुमला ही कटा हुआ है बीच में फोटो कॉपिंग के अंदर। सो स्टफ लाइक दैट, अपनी आदात वगैरह ये चीजें मैं इसलिए आपको पॉइंट आउट करना है। तो ठीक है, सफेद कागज में नीला कागज कहाँ पे इस्तेमाल होता है यार? हाई कोर्ट में, और कहाँ पे होता है नीला का? अगर आप कराची के अंदर कर रहे हैं ना तो ग्रीन ब्लू कलर का आपको कागज हाँ ग्रीन में होता है, वहां पे आप वहां पे आप सफेद कागज नहीं इस्तेमाल कर सकते। आज का जो हम लेक्चर कर रहे हैं डिलीवर वगैरह, वहां पे सारी की सारी चीजें आप अपने एफिडेविट में लिखते हैं। दावे या एप्लीकेशन के अंदर तो आपका 1.5 सफ़े का होता है, लाहौर के अंदर उल्टा है, सारा कुछ आप एप्लीकेशन और दावे वगैरह के अंदर लिखते हैं, और एफिडेविट या जो चीज़ें साथ लगी होती हैं वो 1 सफ़े की होती हैं। खैर वो चीज़ें इतनी तय में जाने की नहीं जरूरत। तो कागज़ हो गया तो फिर ठीक है, अब क्या करेंगे? आपने बड़ा अच्छा कर लिया, प्रिंटर के ऊपर आपने एक लीगल कागज़ के ऊपर एक कॉपी छाप भी ली, तो फिर आप क्या करेंगे? क्विकली यार, जल्दी वकील जल्दी जवाब। हाँ सिविल सेट, हाँ सिविल सेट जो होता है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। क्या मतलब? जिन डॉक्यूमेंट्स पे हम रिलाई कर रहे होते हैं हाँ। डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है? कोर्ट के सामने, कोर्ट के सामने जवाब आपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगा देंगे, और तो आप चले गए, तो उसके बाद हो गए वो भी आपने डॉक्यूमेंट भी कॉपियां साथ लगा दी, तो आप क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। उसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब? एक सूट जब डाक के जरिए भेजेंगे? नहीं, क्या करें? सीनियर सिविल जज साहब की जो वो कहाँ पे? यहाँ पे ईवान अदल कहाँ पे? सेक्रेटेरिएट के साथ में, तो वहाँ पे जाएंगे कैसे? शायद किसी पे बाइक पे, गाड़ी पे, जो आपके पास कन्वेंस अवेलेबल। तो ठीक है, समझ यही आ रही है ना। तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल भी आपकी वकालत का हिस्सा है, आपकी फीस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, जहाँ पे आपने जाना है वो भी इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। इसके साथ प्लेट के साथ आपको आइंदा बताएंगे स्टैम्प पेपर भी लगेगा। फीस ले ली 10,000 रुपये, 15,000 रुपये का स्टैम्प पेपर लगना है, वो कहता है अपने पास से दे देना यार, आपने क्लाइंट को बताया ही नहीं। बेशुमार केसेस में होता है। आप चले गए, आपने ये बीच में करके सारे का सारा आप वहाँ पे अपने ले गए, अपना दावा इंस्टीट्यूशन ब्रांच के पास आप गए, उन्होंने कहा कि जी बाकी कॉपियाँ की तरह वापस जाए, दे सेंड यू बैक। एडिशनल कॉपीज डिपेंडेंट्स जितने भी हैं उनकी एडिशनल कॉपीज भी साथ अटैच करें। ठीक है ना, तो समझने की ये चीज़ है। अब जो झटके मुंशियों वाली भी काम वगैरह हैं वो भी आपने करने हैं। कानून आपको सिविल प्रोसीजर कोड बताता है कि कितनी कॉपियां साथ जाएंगी, कितने कागज साथ लगेंगे। ये आपकी रोजी रोटी के ऊपर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक रिसेंटली अमेंडमेंट्स आई थी, उन अमेंडमेंट्स के अंदर ये लिख दिया गया कि जी एनेक्सर्स की भी आप सारी कॉपियां लेंगे। कई मुकदमे में 650 5,000 रुपये लेके वकील साहब ने मुकदमा तैयार किया है, और वो पार्टीशन का दावा है, उसके अंदर 650 डिफेंडेंट हैं एक खाते के अंदर, 650 कॉपियाँ, और उसके साथ जो रजिस्ट्री जो लग रही है या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लग रहे हैं वो इतने मोटे हैं, तो लाख रुपए की तो फोटो कॉपिंग हो गई। क्लाइंट को आपने बताया नहीं, क्लाइंट कहता है फीस वापस करो, जो कि आप पेट्रोल खर्च करके वहाँ पे जा भी चुके हैं, उन्होंने आपको वापस भेज दिया, और ये सारी की सारी चीज़ें। वंस अगेन जो अच्छा वकील वो है जो जिसको ये चीज़ें पता है। दीज आर नॉट पॉइंटलेस थिंग्स, दे अफेक्ट योर बॉटम लाइन, आपकी जेब में कितने पैसे जाते हैं। दे ऑल्सो अफेक्ट योर सक्सेस और फेलियर ऑफ योर केस एज वेल। तो ये जो चीज़ें आके आपको बीच में ज़ीशान मलिक सब पढ़ाएंगे, और मैं जो बीच में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हवा के अंदर नहीं है कि जी हाँ देखी जाएगी।
इनका असर आपकी, खास तौर पे आपकी, बिकॉज मैं तो तगड़ा वकील हूं, मैं तो बीच में उसको दोबारा भी कहूंगा कि वो बाकी पैसे और भी 2 और लग रहे हैं, मुझे उसको ज़बरदस्ती देने ही पड़ेंगे। तो मैं तो कहेगा भाग जाओ यार, तुम्हें किस चीज़ के ऊपर, मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो कंप्लेंट जमा करा दूंगा तुम्हारे खिलाफ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सो स्टफ लाइक दिस इज व्हाट यू नीड टू एंटिसिपेट। अच्छा वकील वो है जो सारी चीज़ें अपने जहन के अंदर एंटिसिपेट करता है, और जो प्लेंट बनाते हुए भी वो ये कर रहा होता है कि उसको ये भी पता होता है कि सामने से क्या जवाब आना है, उसको भी एंटिसिपेट कर रहा होता है जवाब, कागजात कौन से साथ लगने, कौन से नहीं लगाने, कौन से दूसरी पार्टी ने साबित करने, कौन से डॉक्यूमेंट्स दूसरी पार्टी के पास हैं, उससे मैंने निकलवाने हैं कोर्ट के ऑर्डर के जरिए, लिस्ट ऑफ रिलायंस, स्टफ लाइक दैट। इसके बारे में आप बात करेंगे। प्रॉब्लम्स को आपने क्लियरली देखना है। इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली द डॉक्यूमेंट जो आपके पास पड़े हुए हैं, आपके पास फोटोकॉपी पड़ी हुई ओरिजिनल उसके पास है, उसको आप कैसे साबित करेंगे डॉक्यूमेंट को। सो स्टफ लाइक दिस, ये आपको माइक्रो मैनेज तह में जाके ये चीजें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, फिर आप सक्सेसफुल वकील कहते हैं। हमने पिछले साल जो बार वोकेशनल कोर्स किया उसके वीडियोस और इसके भी हम ऑनलाइन डाल रहे हैं, बिकॉज ये इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप 50 दफा देखेंगे, हर दफा नई चीज आपको पता चलेगी। ये आपका जहन खोलने के लिए, हाँ मैंने करना क्या है, अब क्या करना है, ये क्या चीज़ लगनी है, कौन सी चीज़ नहीं लगनी, किस तरह रोक के रखना है, ये आपकी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं। आप प्लेट कह सकते हैं, आप सिविल सूट कह सकते हैं, वो मैंने स्लाइड्स इनकी बनाई हुई हैं, बट एट द रूट ऑफ इट क्या कर रहे हैं वो आपने देखना। कॉपियाँ तैयार कर ली, आप इंस्टीट्यूशन, आप ऐवान अदल चले गए, आपके लिए अच्छा एक खुशखबरी ये भी है कि कल मैं सेशन जज लाहौर से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था कि जी बड़े काबिल लड़के हैं यहाँ पे जो सारी लाल टाई यहाँ पहन के बैठे होते हैं, और जो उनमें से एक सारे के सारे आना चाहते हैं, तो हम आके आपका सिविल कोर्ट देखना चाहते हैं। आप सारों के लिए आपकी कन्वीनियंस के ऊपर अगर अगले हफ्ते करना चाहें या ड्यूरिंग फ्राइडे सैटरडे नहीं होगा, किसी और दिन अगर आप कहेंगे तो कहेंगे नहीं, एज एन हम लेके जाएंगे, फील्ड ट्रिप होगी, हम सिविल कोर्ट जाएंगे। कहाँ पे जमा होता है, वहाँ से फिर फाइल कहाँ पे जाती है, और वहाँ से जज के पास किस तरीके से जाती है, और फिर वहाँ पे फाइलें क्या होती हैं, कोर्ट रूम के अंदर जाके हम ना सिर्फ वीडियोस बनाएंगे इस कैमरे के साथ, आपको भी दिखाएंगे कि इस साइड पे खड़ा होना है, यहाँ पे एलमद होता है, ये सारे के सारे हैंड्स ऑन करेंगे। सेशन कोर्ट भी जाने का प्लान है, सिविल साइड पे भी, क्रिमिनल पे भी, ताकि आप आगाह हो जाए कहाँ पे जाना है, किस तरीके से। तो खुशखबरी आपके लिए ये है कि फील्ड ट्रिप हमारे होने लगी है, गप्पे लगाते हुए जाएंगे वहाँ पे। दाखिल कैसे होता है अंदाजे से, मैं आई एम नॉट लीस्ट इंटरेस्टेड इन कि आप मुझे प्रोविजन बताएं, और ये वो सिविल कोर्ट चले गए, कोई और बताया, इनको तो पता है क्या होगा। फाइल हाथ में है, इतनी कॉपियां आपने करा ली हैं, अब क्या, किधर जाना है, और आपको सिविल कोर्ट का भी नहीं पता। आपने रक्षे वाले को कहा, वो आपको सिविल कोर्ट ले गया, या अब तो वो आपको मॉडल टाउन कोर्ट ले गया, मॉडल टाउन में भी अब सिविल कोर्ट एक बन गया हुआ, जमा आपने इधर कराना था। एंड में ये तो नहीं कहेंगे ना कि रक्षे वाले ने मुझे गलत जगह पे ले गया था, इसलिए 3 साल के बाद मेरा मुकदमा गलत जगह पे चल रहा था। ये चीज़ें भी आपसे बात की, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, उन चीज़ों का यहाँ पे एक्चुअल असर वगैरह आपको नजर आएगा होता हुआ। बताएं, सिविल कोर्ट चले गए, वाने अदल वहाँ पे किसी से पूछा यार अब मैं किधर जाऊँ, उन्होंने कहा दायरी ब्रांच में जाओ, दायरी ब्रांच में चले गए, तो फिर क्या होगा, क्या होता है सिविल कोर्ट में। जो फाइल है सूट की, वो दायरी ब्रांच में देंगे, वो रिसीव करेंगे, उसको उसकी ज्यूरिसडिक्शन देखेंगे, उसके बाद वो फर्दर मार्क कर देंगे, क्या हम उसके ऊपर लकीरें मार देंगे। सीनियर सिविल जज साहब के पास फाइल जाएगी, वो फिर फर्दर उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये किन जज साहब के पास जाएगी। साहिबा भी हो सकती हैं, आइदर वे के वो सुई गैस के केसेस हैं, सिविल नेचर के। नहीं, अभी तो रिकवरी ऑफ मनी का है ना यार, उसके ऊपर ही रहो। अहमद कीम के खिलाफ आप मुकदमा कर रहे हो, तो 5 करोड़ है, कितने पैसे, स्टैम्प पेपर कितने का लगेगा, 15,000 मैक्सिमम जो है। फीस लगेगी 15,000। एक लतीफ़ा मैं बताऊं कि क्लाइंट्स को लूटने के लिए अगर वकील साहब भी आ जाएं, इस्लामाबाद के अंदर मुझे एक मुकदमे के अंदर उन्होंने वकील किया, तो बल्कि किसी और के वकील से वो तंग आ गए थे, उसको उन्होंने फायर किया और मुझे उन्होंने रख लिया। तो मुझे कहते हैं वो मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमे के दौरान मैंने उनसे एम ही बीच में पूछा कि जी अच्छा इसमें कोर्ट फीस कितनी जमा करवाई है,
बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर, फाइल के ऊपर नहीं थी। कहता है 80 लाख रुपए। व्हाट? कहता है वो लॉयर से 5% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वी को, ये वो सारे का सारा। तो वकील साहब ने उनको जहाँ पे, और इस्लामाबाद के अंदर शायद 10,000 मैक्सिमम है, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इस्लामाबाद, बट 10 या 15,000 थे, उन्होंने 75 लाख रुपए लिए हुए थे। और वो करके फ्रॉड वगैरह करते हुए इस तरीके से भी हो जाता है। उन्होंने उस वकील को फारिग कर दिया। उस वकील के खिलाफ जब कंप्लेंट दी, उसने इनके ऊपर और कहा कि तुम्हारी तरफ और मेरे 20 लाख रुपए और भी निकलते हैं। सो अब्यूज करने के लिए इस तरीके से भी चलता है। बट ऑल आई एम पॉइंटिंग आउट टू यू गाइज इज कि 15,000 से ज़्यादा कोर्ट फीस नहीं लगती। ठीक है, आपने ये जमा करवा दिया, मार्क हो गया, तो अब बताइए आगे क्या होगा फिर। सारा इसने नहीं बताना। एक उन्होंने कहा कि जी फलां सिविल जज के पास जाओ, उसके पास केस मार्क हो गया, तो अब क्या होगा? सलाम साहब बताएंगे, पीछे बैठे हो। वंस द सिविल केस इज मार्क टू अ सिविल जज, तो अब क्या होगा? नहीं यार, हाँ एक सेकंड है, ये तुमसे दोबारा नहीं मैंने सवाल कोई करना करके तो कोई और बताओ। नो, तुम अपने क्लाइंट का मुकदमा तबाह करने के आपको कितने पैसे मिलेंगे और एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे? आगे पूछें। नॉट नेसेसरली, बट हाँ यार भाई रिलैक्स भाई, और नहीं मैं सुनना, पता है बहुत अच्छे वकील हैं ऑलरेडी। और बताइए, कोई और दिमाग इस्तेमाल करे, जुबान चलाओ यार, बार बार वही क्यों रिपीट करते रहते हो? उसके पास पहुंच गई है यार, तुम भी पहुंच गए, अब क्या करोगे यार? आ गई है, अब क्या करोगे? जज के सामने जज आपकी शक्ल देख रहे हैं, हाँ जी अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ यार आपने नहीं बोलना, ये आपको सारी चीजें पता है ना यार, बार बार मैं तो आई एम टेलिंग यू प्लीज लेट अदर पीपल टॉक अबाउट इट। क्यों भाई तो कह रहे थे कि समन होना चाहिए, तो सर हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि हुक्म इम्तनाई क्यों चाहिए? वो कहते हैं समन इशू करवाना है। वो सर समन उसके बाद ही इशू होगा ना, समन उसे हुक्म इम्तनाई की क्या जरूरत है? आपने जो गलती की है सर नोटिस मैंने तो नोटिस समन होता है, नोटिस नहीं होता। अगर आप इसमें पढ़ो तो दूसरी पार्टी को कॉल करने की कर देना। मैंने क्या फायदा? मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने अपने क्लाइंट का केस तबाह कर दिया? क्योंकि प्रॉपर्टी अहमद कयूम को जब आपने नोटिस भेजा तो मैं अपनी फूफी के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। आप मेरे खिलाफ 18 आपने मेरे खिलाफ स्टे ही नहीं लिया उस प्रॉपर्टी के ऊपर। आई हैव ट्रांसफर्ड इट टू समवन एल्स। आप मेरे खिलाफ 3 साल करके मुकदमा करके 15 करोड़ की डिग्री भी हासिल कर लें या 5 करोड़ की, पैसे कहां से लोगे? और अगर औरत है खास सामने मैं तो बीच में मर्द हूं, लास्ट मैंने जो चेक किया था उसके ऊपर अगर औरत होगी तो उसको आप अरेस्ट भी नहीं करवा सकते। मर्द को तो आप सिविल प्रिजन में एंड में डाल सकते हो, तो शायद मैं उस डर से दे दूं। बट फंडामेंटल क्वेश्चन ये आएगा, स्टे के बगैर ढाल बनानी जरूरी है। कोर्ट आप इसलिए जाते हैं, आप उसको रोक सकते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ ना कर दूं। कई दोस्त जब मैं उनसे ये सवाल करता हूं, नई एंट्रेंस, वो आके कहते हैं कि जी हम लीगल नोटिस पहले भेजेंगे। उनको भी मैं कहता हूं अपने क्लाइंट का मुकदमा तबाह करने का आपको कितना फायदा होगा? क्योंकि जब आपने लीगल नोटिस दिया उन्होंने कहा वो यार मेरे पे तो मुकदमा होने लगा तो अच्छी बात है, इससे पहले कि समन आए या दावा जमा हो मैं वैसे ही ट्रांसफर कर देता, मैं गिफ्ट कर देता हूँ पुप्पो को। उनसे तो नहीं रिकवर। पुप्पो को करने का फीमेल का ये है कि वो तो अरेस्ट भी नहीं हो सकती, राइट? सो व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट टू यू इज कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये शतरंज की जो चालें हैं, इनकी बहुत रियल असर पड़ता है। आप एक मूव करोगे, दूसरी पार्टी दूसरी मूव करेगी। उसको रोकने के लिए आपको अपना बंद बांधना पड़ता है। आप दूसरी पार्टी इधर से अटैक करने लगी है तो वहां पे आपने स्टे खड़ा कर देना है। दूसरी पार्टी आपने उनको इस तरीके से चैलेंज करना है, ये सारी की सारी चीजें होंगी। ठीक है, आपने स्टे हासिल किया कि आप एलियनेट नहीं करेंगे। स्टे हासिल करके आपने लिख दिया कि नहीं जी आप आगे नहीं बीच में बेचेंगे, और नोटिस करवा दिए, तो उसका क्या असर पड़ेगा? उसमें एक और चीज भी आपको शायद करनी चाहिए थी, जो आप कम लोगों को पता होगा।
आपने स्टे अगर रजिस्टर नहीं करवाया, उसमें स्टे पे अमूमन लिखा होता है, स्टेटस को में नहीं होता। स्टेटस को का जब ऑर्डर हो जाता तो उसी वक्त लागू हो जाता। अगर आप किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड इंजंक्शन इन पर्सोनम, वो उसको जब पता चलेगा तो उसके ऊपर लागू होता है। तो अगर वो तामील अवॉइड कर लेता है तो वो प्रॉपर्टी फिर भी ट्रांसफर कर सकता है। उसको रोकने के दो तरीके होते हैं, एक तो उसको आप तामील करवाएं और रिपोर्ट करवाएंगे उसकी तामील हो गई, और दूसरी क्या हो सकती है, कोई बता सकता है? प्रॉक्टर में, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर इंदराज स्टे करवा लें ताकि उसको तस्वर किया जाए कि उसको स्टे का पता चल गया हुआ है, उस रिकॉर्ड के ऊपर ताकि आ गया हुआ है। दिस इज स्टफ, ये जो गुर है आहिस्ता 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 आपको पता चलेगा। चलो ठीक है, समन आपने कर दिया। अब सामने से अहमद कयूम को बीच में समन उसके पास आए, दरवाजे के ऊपर खटका रहा है बंदा। तो अहमद कयूम मुझे कॉल करता है कि जी आपको कॉल करता है कि जी हुन मैं की करा, तो आप क्या करेंगे? हाँ, नो, शी इज टोटली राइट। Why? Because it is a strategy. Because कानून क्या कहता है, दावा जब आता है आपको बुलवाया जाता है, आपको बुलवाया जाता है तो आप अगर ना आए तो उसका क्या असर होगा? अगर आपको पता ही नहीं लगा तो क्या उसका असर होगा? नहीं, गलत। पहला सही जवाब देने के बाद हम गलत दे रहे हो। दोबारा से फिर उसके पैसे लगेंगे, मुफ्त में होता है समन, पार्टी की कॉस्ट के ऊपर होता है, तो दूसरी दफा उसका खर्चा होगा। और वो समन अगर नहीं फिर तामील नहीं होती तो फिर अब अखबार के पैसे देने पड़ेंगे। तो पार्टीज के इंटरेस्ट के अंदर है, चिस्पानगी भी बीच में होगी, ऑल्टरनेट मोड ऑफ सर्विस, ये चीज आपको सीपीसी में नजर आएगी। इसकी कीमत होती है। क्लाइंट बाय दैट टाइम कितना टाइम गुजर गया होगा, चंद माह, और क्लाइंट आके उनका आपको बोल रहा होगा कि यार तुम मेरा खर्चा ही कराते रहते हो, और मैंने पहले 5 करोड़ मेरी जेब से निकल गए, अब आपने मेरे से इतने लाख की फीस भी ले ली है, अब आप कहते हैं ये फिर, अब आप कहते हैं फिर मुझे आएगा। अब फिर गया है तो वहाँ पे वो बंदा गया, अहमद कयूम ने 2000 रुपये पकड़ा के उसको वापस भेज दिया। उसने कहा कि जी रिपोर्ट दे दो कि यहाँ से चले गए हुए, या रिपोर्ट जमा ही ना कराओ, फिर आपको करना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा, फिर अखबार इश्तिहार करना पड़ेगा। जो गुर वाले वकील होते हैं, बिकॉज द की थिंग इन ऑल ऑफ दिस इज कि आपको आपकी समन में तामील हुई है कि नहीं, और उसका रिकॉर्ड के ऊपर आया है कि नहीं। वो मैं गया था और वहाँ पे उसकी रिपोर्ट वगैरह जो होती है वो आई है कि नहीं। अगर आ जाए तो उसके बाद फिर क्या होता है? एक्स पार्टी क्या बला होती है? क्या मतलब? क्या मतलब? एम ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, शुरू हो जाएंगी कि जी वो प्रोसेस जो नॉर्मल शुरू होना था कि जी अब उसकी ज़रूरत नहीं है, आगे चलें। और अगर वो कुछ अरसे के बाद वो बंदा आएगा जो, तो अमूमन अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर ओरिजिनल तारीख से ख़त्म नहीं होता तो जो प्रोसीडिंग्स हो गई होती हैं उसके लिए वो फिर पाबंद होता है पहले वाला बंदा, ठीक है, जिसको आना चाहिए। तो ठीक है, अब मुझे पता है कि यार अब सुबह अखबार इश्तिहार भी हो गया अहमद कयूम को कि जी सुबह मेरा मुकदमा लगा हुआ है, तो अब मैंने इसमें अब तो मुझे पेश होना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा? उसका क्या फ़ायदा होता है? वकालतनामा या मेमो, पहले हम ये गुर वगैरह चलाया करते थे कि जी पहले मेमो दे दिया, फिर कहा कि जी अगली तारीख पर कहा कि जी कॉपी तो दें, उससे अगली तारीख के ऊपर कहा कि जी हाँ मैंने जवाब तैयार कर लिया हुआ लेकिन जवाब अभी तक साइन नहीं हो, उसी अगली तारीख के ऊपर फिर कहा कि जी अब जवाब साइन हो गया हुआ है और कि मैं बस उसकी कॉपियाँ करवा के अगली तारीख के ऊपर जमा करवा दूंगा, और इसी तरह तारीख में आप 6 महीने गुजरवा देते। अब क्या, अब क्यों नहीं आप ये कर सकते? हाँ, 30 डेज में आपने पॉजिटिवली रिटन स्टेटमेंट जमा करानी ही है। ये रिटन स्टेटमेंट क्या बुला होती है यार? वो तो ठीक है, वो क्या होता है यार? चलो अब आगे अगर आप चलें, ये फ़र्द तलबाना जो पैसे आपने जमा करवाने होते हैं,
एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स की भी हमने बात की। तो अब रिटन स्टेटमेंट में अब आप क्या लिखेंगे? अब अच्छा वकील आप हैं तो आपका क्या डिफेंस होगा? आपको क्या लिखना चाहिए? क्या कितने टुकड़े आप बना सकती हैं? देखते हैं उसके केस में। 3 नहीं, कम से कम 5 होने चाहिए। आगे चलो बताएं। पैरावाइज नहीं भाई, वो बंदा क्या कह रहा है वकील तय में जाके करता है। पर समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि हर आर्ग्यूमेंट के टुकड़े होते हैं, उनमें से आप एक टुकड़े को नॉकआउट कर दें तो वो चेन टूट जाती है। वो पार्टी क्या कह रही है प्लेंटिफ को टुकड़ों में तोड़ के बताएं, बताइए। नहीं यार, मुश्किल चीज है ना मेरे से, जुरिसडिक्शन तक की ताल्लुक नहीं। मैं कह रहा हूं टुकड़ों में तोड़ें। वो प्लेंटिफ का क्या केस है जरा को दोहराएं। रुक जाएं, नहीं गलत, तीसरे स्टेज पे छलांग मार के गए। पहला पहला नुक्ता, उनकी आइडेंटिटी ने अहमद गयूम को आना है किस कैपेसिटी में, उसको भी आप देख से मुआहदा किया जिसके तहत मैंने उसको पैसे दिए। मुआहदे के तहत पैसे वापस इतने दिनों में करने थे, इतने दिन गुजर गए हैं, इतने दिन गुजरने के बाद उसने मुझे पैसे वापस नहीं दिए, मुझे पैसे, वो पार्टी ब्रीच में है, इसलिए उसको ऑर्डर किया जाए कि वो मुझे पैसे दे। 9 टुकड़े, हर टुकड़े को अलग-अलग चैलेंज कर सकते हैं, राइट। उसने चेक एक कंपनी से दिया, मुकदमा उसने खुद कर दिया, मैंने पैसे दिए। पहली ऑब्जेक्शन, आपने तो पैसे ही नहीं दिए, ये आपसे तो मुआहदा ही नहीं था, मेरा तो कंपनी के साथ था। सूट डिसमिस्ड। व्हाट आई एम सेइंग इज यू विल एनालाइज उसकी बात टुकड़ों में, और एक टुकड़ा उड़ गया कि तेरे नाल मुआहदा ही नहीं था, जितने मर्जी उसने किए, मुकदमा खारिज। सो ही नीडेड टू बी अ प्लेंटिफ एज वेल, जिस बंदे के साथ मुआहदा किया हुआ था। एंड मुमकिन है जिसने पैसे दिए और वो 2 अलहदा बंदे थे, दोनों को प्लेंटिफ बनाए, राइट। इन चीजों के लिए आंखें और कान खुले होंगे। अगर सीधी छाल मार ली कि जी पैसे दिए थे वापस नहीं कर रहे, ठीक है, मैं कौन था, मुझे तो दिए ही नहीं, मेरे कहने पे तुमने फलां बंदे को दिया, उसको पार्टी बनाया है कि नहीं, मुआहदा तुम्हारा उसके साथ था, उसके कहने पे मुझे दिए। सो ऑल आई एम सेइंग इज यू ब्रेक इट डाउन। पहला आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज, देन नेक्स्ट चीज। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इससे एस्टैब्लिश हो रहा है कि आपने प्लेंट में क्या लिखना है। टेक अ लुक एट के प्लेंट कैसे है। दिमाग इस्तेमाल करके आपके सामने प्रेसिडेंट्स भी मौजूद है, मगर प्लेंट में क्या लिखा जाएगा, ऊपर किधर कर रहे हैं, बिफोर द सीनियर सिविल जज कॉमा लाहौर, सूट नंबर सच एंड सच। पहला कौन कर रहा है, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्लेंटिफ। सो इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सनालिटी ऑफ द प्लेंटिफ, कौन है, सही बंदा कर भी रहा है कि नहीं, वो आप पहले ऊपर लिखेंगे। प्लेंटिफ्स, ये प्लेंटिफ वर्सेस किस पे कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और क्या कर रहे हैं वो फिर आप हेडिंग में लिखेंगे, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी ऑफ इतना, फॉर ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट डेटेड सच एंड सच, ठीक है, रिस्पेक्टफुली श्योर। पहला पैराग्राफ क्या है, पहला पैराग्राफ है कि मैं कौन हूं, प्लेंटिफ कौन है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप जब अपना खुद ज़हन अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आने लगी है कि मैंने अंदर क्या लिखना है। दूसरा पैराग्राफ क्या है कि डिफेंडेंट कौन है। तीसरा पैराग्राफ क्या है कि हमारा आपस में मुआहदा हुआ। चौथा पैराग्राफ क्या है, उस मुआहदे के अंदर ये ऑब्लिगेशन थी कि इसने मुझे पैसे दिए। पांचवा पैराग्राफ क्या है कि मैंने इसको पैसे दिए। छठा पैराग्राफ क्या है कि एक मुआहदे में ये लिखा हुआ था इतने देर के बाद वापस करेगा। सातवां पैराग्राफ क्या है कि इसने मुझे टाइम के ऊपर नहीं दिए। आठवां पैराग्राफ ये है कि इसने ब्रीच कर दिया। नौवां पैराग्राफ ये है कि इस ऑब्लिगेशन की वजह से मेरे फेवर के अंदर ये डिक्री बनती है, और बाकी वो फिर पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ये आपकी प्लेंट बन गई। कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, इसको दिमाग इस्तेमाल करके अगर आप करेंगे।
दिस इज अ चेन जिसके साथ वो अपना साबित करने की कोशिश कर रहा है केस। तो डिफेंसेस की जो किताब पढ़ी हुई है ना यहाँ पे, ये पीएलजे ने छापी हुई इतनी जबरदस्त नहीं है, लेकिन इसको पढ़ के आपको पता चल जाता है कि क्या क्या डिफेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज इसमें लिखे हुए हैं फलां नुक्ते का सूट परफॉर्मेंस कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, कहाँ पे ग्रांट हो सकता है, ये कहाँ पे रिकवरी ऑफ मनी नहीं अलाउ की जाएगी, ये सारी की सारी चीजें, व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल। सो गेट दिस बुक। आसमान से तो नहीं पता चलना ना। सो दिस इज स्टफ जिसके पास ज्यादा होंगे गुर वगैरह, ज्यादा एबिलिटी, ही विल बिकम द बेस्ट लॉयर, ही विल गेट द मोस्ट केस डिसमिस अगर आप डिफेंडेंट की तरफ से। सो समझा ये रहा हूं, दिस इज व्हाट योर अप्रोच टू दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी, कि नहीं पहला कि मुझे नहीं दिए, पहला तो कि ये कौन है, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो किसी और से, इससे तो मैं ये नहीं कहूँ कि मैंने किसी और से लिए, मैं लिखूंगा कि मैंने इससे मेरा मुआहदा ही नहीं था। Because I don't want to, I am a good lawyer, I don't want to admit in these pleadings an agreement with the second party, दूसरा मुकदमा उसकी तरफ से आ जाएगा और फिर मैं नहीं कह सकूंगा। A good lawyer knows when to keep his mouth shut, what to write and what not to write. You can go blundering in and say कि हाँ मैं जीत जाऊंगा, ये वाला मैं मुकदमा खारिज कर दूंगा, हाँ मैं तो पैसे लेते सी उससे लिए थे, फलान की जो कंपनी है और उसके साथ तो ठीक है, अगली दफा जब कंपनी का मुकदमा आएगा तो फिर क्या करेंगे? क्या लिखने की जरूरत थी कि मैंने उस कंपनी से लिए? आपको तो कहना चाहिए था मैंने इससे मुआहदा नहीं किया, बात खत्म। सो वंस अगेन द इंटेलिजेंट लॉयर नोज व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। ठीक है, पूरी कहानी नहीं डालने की जरूरत। सो आई होप आप दोस्तों को ये समझ आ रही है कि इसको कैसे करना है। ये सादे वकील फिर भी कर सकते हैं इसके ऊपर, बट ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जो मूव्स वगैरह होती हैं, अब मुख्तलिफ चीजें वगैरह इस तरीके से लैंड माइन्स वगैरह आप इसके अंदर डाल लेते हैं। मुआहदा हुआ ही नहीं, मुआहदा साइन नहीं हुआ। You can even deny the muayada, basically saying कि we did not have an agreement in this particular thing. Why? ताकि वो साबित कर सके, उसको साबित करना। ओरिजिनल तुम्हारे पास है, उसके पास है ही नहीं, या साइन ही नहीं किए थे हमने। तो ओरल एविडेंस के लिए you can try and put the onus on him to prove a particular document as well. You don't have to admit documents. You can say कि मैंने ये वाला नहीं किया था। So you can deny your signature, not you as the plaintiff can go ahead and deny the agreement. फिर agreement का clause कि इसने मुझे पैसे दिए, इसको कैसे तोड़ सकते हैं आप? इसने मुझे नहीं पैसे दिए, आप कैसे कर सकते हैं? आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कोई पता है? हाँ, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं यार उसकी तरफ से, कह सकते हैं इसने पैसे हमारे देने थे। सही है। इट वॉज नॉट अ पेमेंट फॉर अंडर दिस अग्रीमेंट एट ऑल। ये अग्रीमेंट तो उसने बाद में बनाया, उसने मेरे पैसे देने थे, वापस लेने के लिए उसने बना के दे दिए, राइट? सो यू कैन से या यू कैन टर्न अराउंड एंड कि मेरे पैसे देने थे, चलो ठीक है, ये भी साबित हो गया कि इस मुआहदे के तहत उसने पैसे दिए, उसने चेक के ऊपर लिखा हुआ था अंडर अग्रीमेंट, सच पीछे नोट किया हुआ था सारे का सारा। तो और क्या आप उसके बारे में कह सकते हैं? वो कहता है कि इसने देने थे, ये एग्रीमेंट के क्लॉज में लिखा हुआ है कि इतनी तारीख तक देने थे, वो तारीख गुजर गई। पहले तो अगर तारीख नहीं गुजरी, अगर प्री मैच्योर का भी ग्राउंड हो सकती है, मगर अगर तारीख गुजर गई वो नहीं अवेलेबल, सो व्हाट नेक्स्ट आर यू गोइंग टू डू? अगला क्या आप क्या कर सकते हैं? आपने, वो कहता है कि उसने आपको पैसे दिए, आप कह रहे हैं कि मैंने पैसे वापस नहीं करने। क्यों नहीं वापस करने? आपको मिल भी गए हैं पैसे, क्या हो सकता है? और क्या डिफेंसेस हो सकता है? वो तो एक हो गया कि दिस वाज पेमेंट फॉर समथिंग एल्स। और क्या डिफेंस सेटअप हो सकता है? वो प्रॉपर्टी जो उसने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उसको दिए थे, उसके अगेंस्ट में पैसे ले लिए, ये भी कह सकते हैं कि इट वाज अ सेल वगैरह, ठीक है, बट जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने चाहिए यार, मुआहदे वगैरह। और क्या आपका क्लेम हो सकता है? उसने टाइम पे नहीं दिया है करके ये ठीक है, उसने, लेकिन अब पैसे मिल गए हुए हैं, तो फिर आगे बताइए और क्या हो सकता है डिफेंस यार? उसने लेट मुझे पैसे दिए, उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ,
तो उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ तो काउंटर क्लेम। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड सेट ऑफ, कि इसने मुझे पैसे देने थे, इसके एक और मद में करते हैं, इसने मुझे 5 करोड़ दिए, इसने तो मुझे 7 करोड़ देने थे, तो 7 करोड़ के अगेंस्ट मैंने 5 करोड़ सेट ऑफ कर दिए। काउंटर क्लेम है इसकी, मुझे इसकी वजह से नुकसान हुआ तो मैं उसके खिलाफ क्लेम कर रहा हूं। सो पॉइंट आउट ये कर रहा हूं कि आप शतरंज भी खेल सकते हैं, आप लूडो भी खेल सकते हैं और आप चेकर्स भी खेल सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड अंदाज के अंदर यू कैन डिनाई द पेमेंट एज वेल। सारा कुछ साबित हो गया, हाँ जी किए हुए थे, व्हाट आर द डिफेंसेस आर लेफ्ट बिहाइंड यू। और क्या बनता है यार, देयर इज अ थिंग कॉल्ड लिमिटेशन। वो क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है? कानून कहता है कि 3 साल के अंदर करना था। इट कैन बी पॉसिबल कि ये अग्रीमेंट इस इलीगल चीज के लिए था। मैं एक अदद केस कर रहा हूं कल, बल्कि मैंने आर्ग्यू तो नहीं हुआ लेकिन तैयार करके गया हुआ था कि जी टाउटी का उसने एग्रीमेंट किया हुआ था, मुआहदा ये हुआ था और 13 करोड़ का बीच में उसके अंदर डिग्री पास हुई थी। अपील में मैं गया हुआ था, क्या अग्रीमेंट क्या था कि जी पटवारी मेरा जानने वाला है, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रही, तो मैं मैप ट्रांसफर करवा के दूंगा, मैं सर्विसेज दूंगा। और उसके ऊपर जज साहब ने नीचे सिविल जज साहब ने 13 करोड़ की डिग्री पास कर दी हुई थी। उसने एक मुआहदा फेक बनवाया, बीबी से अंगूठे लगवाए हुए थे फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और दावे के अंदर लिखता है कि जी मैंने वो इसको कहते हैं फॉर सर्विसेज रेंडेड। दे कुड बी इलीगल। ये सारी की सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल यू कैन इवन आर्ग्यू इन दिस केस, आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल होगा, कि ये बैंकिंग का काम इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते, दिस वायलेशन ऑफ स्टेट बैंक की रेगुलेशंस। लोन नहीं कर सकते, प्राइवेट बंदे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं दे सकते। यू कैन गो एड, इसके तोड़ के अंदर आपका यू कैन गो एड एंड सू हिम क्रिमिनल केस के अंदर भी किसी और चीज के ऊपर। इस तरीके से वकील चीजें करते हैं, बट अभी फॉर नाउ वी कैन गो एड एंड जी सर अभी दे करके। सो व्हाट आई एम सेइंग बिफोर यू इज कि आपका जो डिफेंस है, किताबों में भी पता, जितनी ज्यादा किताबें पढ़ोगे ना उतने ज्यादा हो गए यार। फलां मुकदमे के अंदर तो उसने ये आर्ग्यू किया था और ये आर्ग्यू करने के बाद उसका बीच में दावा खारिज हो गया था। तो योर द डिफेंसेस आर लिमिटेड बाय योर इमेजिनेशन और योर रीडिंग एज वेल। समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि किताबें नहीं खोलेंगे तो आपकी इमेजिनेशन और आपकी नज़र बहुत लिमिटेड रहेगी, और वो क्या क्या ग्राउंड्स ले सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट में चेक करनी चाहिए, आपको नहीं पता चलेंगे। कोई जादू का टीका नहीं है कि मैं आपको लगा के आज सारे का सारा सिखा के भेज दूँ। सारे PLD, सारे SCMR, सारे मुकदमों की जो रिपोर्ट्स हैं, हर मुकदमा एक अफसाना है, उसको कहानी के तौर के ऊपर आप पढ़ें। इसने मुकदमा किया, ये कह रहा था, आप अगर जजमेंट पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा था ये बंदा था, इसकी तरफ से ये पेश हुआ, उसने ये कहा, फैक्ट्स। सामने से दूसरी पार्टी ने आगे से ये डिफेंस सेटअप किया, ठीक है, फिर ये एविडेंस प्रोड्यूस हुआ और दूसरी पार्टी ने ये किया और इस पे बहस हुई, इस पे ये हुआ और इस तरीके से मामला चल। रुक जाइए एक सेकेंड के लिए। आपने केस लॉ पढ़ना इस तरीके से है क्योंकि ये कहानी है, आप अपने आप को स्टेज के ऊपर, मैंने आपको इब्तिदा में कहा था, अच्छा वकील वो है जो कि अपने आप को जज के पर्सपेक्टिव से देखता है। रीड इट लाइक एन अफसाना। अहमद कयूम ने ये आर्ग्यू किया, अहमद परवेज ने आगे से ये आर्ग्यू किया उसकी तरफ से, लोगों की शक करके वगैरह, और इस तरीके से जो बड़े वकील हैं वो उनकी फिंगर टिप्स पे ऐसे होता है बिकॉज उन्होंने पढ़ा होता है। मेरे वालिद साहब जब मुझे कहते थे यार मोहम्मद 88 सुप्रीम बुक्स हैज टू बी दिस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ोगे और समझ आएगी और लोगों की प्रॉब्लम्स करके करोगे तो हर बंदे का अलग होता है। सम पीपल हैव जस्टिस फकीर मोहम्मद खोकर साहब एक सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहे हैं, उनकी एबिलिटी थी सारी फिंगर टिप्स के ऊपर होती थी जजमेंट, जुबानी। मेरे में नहीं है, मैंने अपना रजिस्टर बनाया हुआ, उसके बारे में भी अलग बात करेंगे, पर बता ही रहा हूँ, फिर थोड़ा सा साइड के ऊपर हो गए। दिस इज हाउ यू अप्रोच लॉ, दिस इज हाउ यू ओपन योर करके, और दिस इज व्हाई आई एम अ गुड लॉयर, आई एम एन एक्सीलेंट लॉयर, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की हुई है, नॉट बिकॉज मेरे वालिद साहब कौन थे या उनके वालिद साहब कौन थे। मैंने ये सारा रगड़ा खाया हुआ है केसेस करने से भी, और उन केसेस में जो मैंने मुशक्कत की है वो मुझे अभी याद है।
और अगर मैं नहीं भी था, इब्तिदा में भी मैं इसलिए था क्योंकि मैं पढ़ा करता था और वो पढ़ के अपना मैंने कंप्यूटर के अंदर डाला हुआ, इस कंप्यूटर में भी इसमें भी है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ें करने के लिए मैं समझा तो रहा हूँ, बट यू हैव टू डू इट। अच्छा मुझे ये बताओ, रिटन स्टेटमेंट आ गई, तो मुझे बताओ रिटन स्टेटमेंट की ज़रूरत ही क्या थी? तुम सही क्यों पर हो? तुम्हारे पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप मुझे मेहरबानी करके, किससे मैं पूछूं करके, कौन बताएगा? मैडम आप पीछे बैठी हुई हैं, आप प्लीज़ बताइए, आप प्लीज़ खड़े होइए प्लीज़। आप ये बताइए कि पहली तारीख के ऊपर जज ने क्यों नहीं फैसला कर दिया मेरे फेवर में? Why didn't the judge just say कि हाँ बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लगे हुए हैं सारे के सारे, और इसके ऊपर ये देखें इसने पैसे भी देने हैं और चेक्स की भी कॉपीज लगी हुई हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी साथ लगा हुआ है, तो यू आर राइट, प्लीज गो अहेड, और ये आपको पकड़ के 100% लेट्स पास अ डिग्री इन योर फेवर। व्हाई डिडंट इट हैपन पहली तारीख पे? मैडम से पूछ ले, कर लेने दो ना यार। आई कांट हेयर यू, सॉरी आई कांट हेयर यू, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। क्यों? क्या उसकी व्हाई डू वी इवन नीड टू बॉदर हिम? दूसरी पार्टी को क्या बॉदर करने की जरूरत है? उससे क्या फर्क पड़ता है यार, छोड़ो, तुम CLM वाले मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे हो। आगे बताओ यार, आप बता दो क्या जरूरत है? उससे क्या फर्क पड़ता है यार, आगे जाओ, छोड़ो। हाँ क्यों हेयरिंग का राइट है भाई? क्या सुनने की जरूरत? वक्त जाया होता है। छोड़ो यार, छोड़ो पर वो अजीबो गरीब से मुझे चीजें बता, क्या फायदा, क्या जरूरत? जज डिसीजन का क्या मतलब होता है? और जज डिसीजन ये कि मैं आज डिग्री पास कर दूं, कागज तुम लेके आए हो और आप मुझे बीच में दिखा रहे हैं ये पैसे मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन है, तो मैं बुलाए बगैर ही मैं बैंक से पता कर दूं ये पैसे ट्रांसफर हुआ था उसके अकाउंट में कि नहीं, हाँ हुए थे, चलो ठीक है, ऑर्डर पास कर दिया। इनजस्टिस ना हो किसी के साथ। इनजस्टिस क्या मतलब होता है यार? दूसरी तरफ का भी वापस क्यों है? जो किसी कह रहे हो बेसार वो क्यों यार? मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि किताबों का क्या फर्क पड़ता है। हाँ क्यों, उसका क्या राइट है? कि नहीं देना यार, राइट करने से वक्त जाया होता है यार। क्या? हाँ वो आप थोड़ी सी सही बात कर रहे हो, बताओ। दूसरे का तो पूछे नहीं। बात ये है कि मैं भी झूठ बोल रहा हो, कोर्ट को तो नहीं पता कि पूरी पेमेंट हो गई हुई है कि नहीं, इसने पैसे देने हैं कि नहीं, उसने आधे पैसे दे दिए हुए हैं, मगर एन मुमकिन है कि पेड बैक इन टाइम। इट डजंट मीन कि कोर्ट से इसके जी मैंने अलाउ कर दिया, इसको सारे पैसे नहीं मिले। पार्टीज लाई, दैट इज वाई यू आस्क फॉर अ जवाब। सो पहली चीज, यू आर समवॉट राइट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, लेकिन बात यह है कि जज तो नहीं जानता होता ना कि कौन है बंदा, सच कौन बोल रहा है, कौन और झूठ कौन बोल रहा है, इसलिए आप दूसरी पार्टी को बुलवाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप ये राइट कह रहे हो, नेचुरल जस्टिस कह रहे हो, मैं आपको तय में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि जज को क्या पता सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, असली हैं, क्या हैं। सो दैट इज वाई ही करके। अब ठीक है, रिटन स्टेटमेंट आ गई, एक कहता है कि नहीं जी मैंने कोई नहीं देने, इसने मेरे 15 लाख करोड़ देने, दूसरा कहता है इसने मेरे 3 करोड़ देने। तो अब जज क्या करेगा? वो क्या बला होती है? एविडेंस, आप एविडेंस कह रहे हैं, वो इश्यूज कह रहे हैं, कौन सही कह रहा है? क्यों, क्या जरूरत है? समझ नहीं आता, ये बहुत मुश्किल काम कर रहे हो तुम, अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए करके। व्हाट इज द पॉइंट? व्हाई डू यू गो अहेड एंड एविडेंस की क्या जरूरत है? और एविडेंस से पहले ये जो इश्यूज बला होती है वो करने की क्या जरूरत है? सच साबित करने के लिए सर। कैसे इश्यूज से सच साबित हो जाता है? इश्यूज तो हम अपना अब बता रहे हैं कि इन क्वेश्चंस पे आके एविडेंस देना है, इसको प्रूव करना है, जो चीज आप नुक्ते को मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं, नुक्ते को आप फोकस करते हैं कि दोनों को बता देते हैं भाई ऐ साबित करना है तुसी, और साथ इश्यूज में ये साबित करना है क्या क्या सवाल हैं जिनके लिए आपने एविडेंस वगैरह देना है। तो इश्यूज में सिर्फ ये सवाल ही होते हैं। सर ये बता देते हैं कि किसने क्या प्रूव करना है, ओपीडी ठीक है, ओपीडी और ओपीपी होता है। ओपीडी क्या होता है? अस्पताल में मैंने सुना था होता है आउटडोर पेशेंट है, हाँ आउट पेशेंट, हाँ
ओपीडी और ओपीपी क्या होता है? ऑनर्स सलाम साहब, ओपीपी क्या होता है जी? जाने से पहले बता दीजिए, एक सवाल का तो जवाब दें। ओपीपी क्या होता है? प्रोसिक्यूशन में क्या कहने में क्या गलती है? लंदन में प्रोसिक्यूशन नहीं कहते, क्लेमेंट कहते हैं, ओपीसी कहते हैं। तो भाई मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर फौजदारी होता है, सिविल का नहीं होता, राइट? हम सिविल का मुकदमा कर रहे हैं, वो वहाँ पे क्रिमिनल के अंदर अगर हो रहा होता तो उसके ऊपर करें, तो वो ठीक है ना। तो हर चीज़ के जवाब में आप यही कहते हैं। बीच में पिछली दफ़ा भी आपने यही डायलॉग यहाँ पे बैठ के आपने कसा था कि जी हम आपसे ही सीखने के लिए आए, बट थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करके हम आपसे सीखते हैं, वैसे ही करना चाहिए। आगे चलें जी, इश्यूज फ्रेम हो गए। इश्यूज देखने में फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तस्वीर के अंदर तो इशू लुक्स लाइक दिस। एग्जांपल्स ऑफ इश्यूज: whether the plaintiff is entitled to a decree as prayed for in suit OPP. एक सेकंड, whether the plaintiffs have cause of action against the defendant OPP, whether the suit is rejected under order 7 rule 11 या टाइम बार वगैरह OPD, यानी डिफेंडेंट जो रिटन स्टेटमेंट में उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया वो साबित करेगा। ठीक है जी, आपका सवाल? आई एग्री, केस मैनेजमेंट वगैरह की साइड के ऊपर और आपके जो फॉर्म्स वगैरह जमा करवाने होते हैं, देर इज एन इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर यहाँ पे केसेस के अंदर नहीं होती। और बाय द वे एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ, रिसेंटली जो आई विल कम बैक टू दिस बिकॉज आई एम नॉट टचिंग CPC राइट नाउ एट ऑल। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। हाँ, केस मैनेजमेंट की भी कॉन्फ्रेंस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी होता है और वो उसके बाद फिर ट्रायल जज भी होता है। वो चीज़ें अभी हमने नहीं टच करनी, अभी लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल। हाँ जी, ठीक, कोर्ट की ऑब्लिगेशन होती है। आप अगर अगले सफ़े पे देखेंगे, framing of issues is the responsibility, it is the duty of the judge himself to frame proper issues so that the party may know the controversy. 2008 SCMR 1384। ये SCMR क्या होता है यार, आप बताओ? नहीं, आपके पीछे SCMR क्या होता है, हाँ बताओ? वो क्या चीज़ होती है? SCMR क्या चीज़? वो सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू क्या चीज़ होती है? एक रिसाला होता है, किताब होती है। और ये आगे PLT 2003 सुप्रीम कोर्ट SC 184 का क्या मतलब है? पाकिस्तान, हाँ, PLT वगैरह सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस इसको कंसिडर किया जाता है। पूरे PLT और SCMR में क्या फ़र्क है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, PLT में सुप्रीम कोर्ट के भी होते हैं और दूसरे प्रोविंसेस के भी होते हैं और चंद आर्टिकल्स भी होते हैं। जी, आप क्या कह रही थी सर? लॉयर्स ड्राफ्ट करके जज साहबान पूछ लेते हैं कि जी आप प्रपोज्ड इश्यूज मेहरबानी करके हमें दें और उनके ऊपर करते हैं। अगर आप ज़्यादा रूल्स के अंदर जाएंगी तो मुकदमा जमा करवाते वक्त भी आपसे वो प्रपोज्ड फॉर्म 14 और फॉर्म 13 और फॉर्म 14 में वो कह देते हैं। ये सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये मैं छोड़ना चाहता हूँ ज़ीशान मलिक साहब जो अभी आएंगे वो, ताकि सारी की सारी देख लें। वैसे तो इंटरिम एप्लीकेशंस भी, यार गुफ्तगू मत कीजिए प्लीज़, इंटरिम एप्लीकेशंस की भी डिसीजन होनी होती है। इंटरिम स्टे शुरू में एड इंटरिम दूसरी पार्टी को सुने बगैर तो मिल जाता है, उसको कहते हैं एड इंटरिम। इंटरिम स्टे होता है कि ड्यूरिंग द ये करने के लिए जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती दूसरी पार्टी को सुन के वो चलता रहता है कि नहीं, और फाइनली कंफर्म करके स्टे की एप्लीकेशन दावे से एक अलहदा होती है। दावा भी साथ चलता है कि जब तक ये मुकदमा चलता रहे तो उसके ऊपर व्हाट इज गोइंग टू बी द फेट ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो उसकी एप्लीकेशन भी कंफर्म होती है। चलें, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहब की तरफ से आप दोस्तों के लिए चाय है। हाँ हाँ सर, जो इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं ना, तो जो OPP और OPD होते हैं ना, ये लॉयर्स मतलब ज़्यादा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं प्लेंटिफ की साइड से हूँ। यार गप ना लगाइए प्लीज, चाय देने का ये मतलब नहीं है। और अगर मैडम सवाल कर रही हैं तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनका सवाल भी सुने। जी प्लस पूछिए। जो इश्यूज फ्रेम करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेंटिफ की साइड से मौजूद हूँ तो वो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ड्राफ्ट इश्यूज ले रही हूँ सारा उन्हें उन पे डाल दूं और वो करेंगे कि इन पे डाल दें। डिसाइड इसलिए एंड में जज ने करना होता है।
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑपोजिट क्लाइंट मैडम के सवाल का जवाब आप देंगे प्लीज। सर आप प्लीज बताइए मैडम के सवाल का जवाब क्या है? नहीं आप नहीं, आपके साथ दोनों दोस्त जो बैठे हुए नहीं वो रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आप उस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे मेरे कहने के बावजूद। मेहरबानी करके देखिए, हम सारे यहाँ पर रिस्पेक्ट के लिए बैठे हुए हैं। इफ़ यू कांट गिव रिस्पेक्ट टू योर ओन कोलीग और एटलीस्ट गिव रिस्पेक्ट टू मी, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मैं अगर अपना वक्त आपके साथ लगा रहा हूँ तो प्लीज़ मेहरबानी करके करें। उनका सवाल बहुत वैलिड, और सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त है कि प्लेंटिफ का वकील कोशिश करेगा सारा ओनस ओपीडी के ऊपर लग जाए और प्लेंटिफ डिफेंडेंट का वो वकील कोशिश करेगा कि सारे का सारा वजन इसके ऊपर प्लेंटिफ पे पड़े, क्योंकि ज़्यादा वजन होगा तो ज़्यादा गलती की पोटेंशियल है। मैडम बिल्कुल स्ट्रैटेजी की सही बात कर रहे थे। वो कह रही थी कि लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जी फाइनली ओपीपी है कि ओपीडी है। वो उसका जवाब मैडम को हम ये दे रहे थे कि डिसाइड जज ने करना होता है। आप प्रपोज करते हैं, उसमें जितना ज़्यादा वजन डाल दें, और जो गंदे जजेस होते हैं, आई एम डीलिंग विद केसेस जिसमें 32 इश्यूज बने हुए हैं, वो इसके भी उठा लेते हैं, इसके भी उठा लेते हैं। ही डजंट डू द वर्क ना। वो रिटन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, होने तो 3 से 5 चाहिए, बट ऐसे भी मौजूद हैं जो मुकदमे प्रैक्टिकली चल ही नहीं सकते। अगर वो हो जाए तो देन यू हैव टू चैलेंज दम कि ये इशू ऐड होना चाहिए था, ये निकलना चाहिए था। तो ये मुख्तलिफ ऑर्डर्स आपको दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ इशूज। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी, वो क्या भला होती है, वो मैंने आपको दिखा तो दिया। क्या देने की जरूरत है? पहली तारीख पे क्यों नहीं लिख देते कि मेरे विटनेसेस ये हैं? क्यों? हाँ, प्लेंटिफ तो हमेशा ही मैनेज करके जमा कराता है ना यार। इशू ये है कि जब आपको पता चलेगा कि किस चीज पे साबित करना है तो तभी आप करेंगे। डिफेंडेंट में गो अहेड एंड एडमिट द एग्रीमेंट, राइट? अगर उसने एग्रीमेंट एडमिट कर लिया तो देन यू डोंट नीड टू प्रूव द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट प्रूव करने के लिए क्या तरीका होता है? अगर उसने एग्रीमेंट ही डिनाई कर लिया तो कैसे साबित करेंगे? कोई बताएंगे? सर आप वहां पे कोने में बैठे, वहां बताइए आप जी। जी कैसे? अगर मैंने एक मुआहदा साबित करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे साबित करूंगा? मैडम प्लीज उनसे पूछा तो उनको करने दो। कैसे? तुक्का मार लो। मैं कोई आपसे कानूनी सवाल नहीं कर रहा यार। यहाँ पे कोई आपस में भाई बैठे हुए, गलती करके भी सीखता है ये बंदा। कैसे साबित करोगे कि ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है? कागज के ऊपर क्या लिखा होता है? एग्रीमेंट के ऊपर मुआहदा हुआ है, उसके नीचे क्या होता है? साइन हुआ होता है एक पार्टी के, दूसरी पार्टी कहती है कि मैंने साइन नहीं किया। उसके अलावा और क्या होता है? उसके 2 गवाहान होते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप लेके आएंगे, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, ठीक है? उसके बाद हाशिया गवाहान जो आप कह रहे हैं, आपको मालूम है इसका सवाल का जवाब। मैं इसीलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं कि आप उन 2 बंदों को भी बुलवाएंगे जो कि आके एविडेंस में कहेंगे हाँ भाई ये वाला, उसको कहते हैं मेरा दस्तखत है और ये मेरे सामने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था। दूसरा आके भी ये कहेगा मेरे दस्तखत है, ये अंगूठा है, मेरे सामने हुआ था। वो आपका इसको क्या कहते हैं, जो प्लेंटिफ है वो खुद आके कहेगा कि जी मैं ये जो प्लेंटिफ का है ये मेरा है, ये दस्तखत वगैरह ये सारे के सारे। तो सवाल का आपको जवाब पता है, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आएंगे। आप एप्लीकेशन ये भी दे सकते हैं अंगूठे लगे हुए अंगूठे कंपेयर करवाने के लिए। बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ ना, जब से शुरू हुआ तो फिर शुरू ही हो गए जी, माशाल्लाह अच्छी बात। अब फिर अल्लाह से बोला करो ना। आपका जाका खोलने के लिए हम यहाँ पे बैठे प्लीज। शुक्रिया, गुड जॉब। अगर वो मिल नहीं सकते या उनकी डेथ हो गई है, आप इसका सवाल का जवाब मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब मुझे क्या कहते थे, अखा एक हैं जब आप देख लेना। ये कहाँ पे, मैं आपको ये बता देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, कौन से कानून के अंदर एविडेंस, कौन से कानून से रेगुलेट होता है? QSO के अंदर क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? अंगूठा। चंद जवाब तो आपको उन्होंने भाई ने ऑलरेडी दे दिए। अंगूठा और सिग्नेचर कंपैरिजन यू कैन, और सेकेंडरी एविडेंस के जरिए भी व्हाट यू कैन डू इज उसका बच्चा बुलवा के या उसके और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो जो विटनेस ने और साइन किए हुए थे। यू कैन से कि ये मेरे कई ऐसे केसेस में है, बाप मर गया तो विटनेस मर गया तो उसके बेटे ने आके कहा ये मेरे वालिद के थे।
और ये मैं 2 चेक्स प्रोड्यूस करता हूँ जिसके अंदर वालिद के यही सिग्नेचर्स थे। तो यार इस तरह एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं या जिसको वो यार हो सकता है ना, बट लिसन, आई वॉन्ट यू टू रिसर्च ऑल ऑफ दिस योर सेल्फ। और उससे ज्यादा ये सवाल से पूछने से पहले, ठीक है, प्रॉब्लम इज यू आर अ लॉयर और बंदा मर गया तो हो, अब मैं ये कैसे साबित करूं कि इसने दस्तखत किए हैं? या तो कोई सही कह रहे हो, आपका इंस्टिंक्ट सही है, एक्सपर्ट को बुलवाऊंगा, या फिर मैं जो वो जानता है उसके सिग्नेचर्स उसको बुलवाऊंगा। कोर्ट भी कंपेयर कर सकता है सिग्नेचर्स। या फिर मैं क्या करूंगा कि उस अंगूठे वगैरह की कंपैरिजन करवाऊंगा। तो स्टफ लाइक दिस यू नीड टू डू, दिस इज व्हाट अ लॉयर डज एज वेल। आपका असल में काम ये है। आप बताइए। सर, वो जो विटनेस होता है उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए भी एक गवाह आ जाता है कि ये बंदा बिल्कुल ठीक था, इसने गवाही दी है, या ये जी। था वो बिल्कुल सच्चा इंसान था, जी जी, तो उसको ही चेक कर लेते हैं। क्रेडिबिलिटी के गवाह अमूमन क्रेडिबल ही तस्वर किया जाता है। अगर ये वाली बात हो तो फिर 10 हर बंदा दोनों साइड से लेके आए और जिसके ज्यादा बंदे आए वो जीत जाएगा। तोला नहीं जाता, क्वालिटी देखी जाती है उसके मुताबिक, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बाद। और जहां पे डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। सी द थिंग इज, ये जो मुआहदे की बात कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता तो वो पेश हुए होते, लोकल कमीशन के सामने हुआ था, वहां पे अंगूठे लगे होते, वहां पे पूरे के पूरे आप उसके थ्रू साबित कर सकते हो अगर विटनेस मार भी गया हुआ, राइट? सो स्टफ लाइक दैट, ये चीजें वगैरह, दिस इज द प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू हैव हर मुकदमे में। और उसका जवाब QSO इसलिए किताब है कि उसका जवाब उसमें से खोद के निकालना है। अब नहीं देंगे और उसका नाम इसके अंदर नहीं है, वैसे आगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि उस दिन आप किसी बंदे को वैसे भी आउट ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर रेलेवेंट टाइम पे नहीं प्रोड्यूस किया तो फिर कोर्ट से इजाजत लेके करेंगे। ये सारी चीजें CPC में है। आई एम नॉट गोइंग टू द स्ट्रिक्ट, जो प्लेंटिफ की तरफ से वकील है, तो क्या आप उसको कॉल करके कह देंगे कि जी बस सुबह एविडेंस लगी, वो कहेगा जी की मतलब मैं की करना है, तो आप क्या करेंगे? एविडेंस में प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे साबित करेंगे? नहीं प्लीज यार, अपनी बारी पे, मुझे पता सारे के सारे दोस्त जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछा हुआ मैडम पीछे, क्वेश्चन आंसर नहीं होते कोर्ट के अंदर। हाँ, तैयारी क्या करवाएंगे? आईडी कार्ड लेके आएगा वो और सबसे ज्यादा बंदों से ज्यादा चीज क्या जरूरी होती है? डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स क्या फोटोकॉपी ले आएगा? हाँ, ओरिजिनल लेके आएगा। अगर ओरिजिनल नहीं आएगा और ओरिजिनल मिसिंग है या कोई चीज, तो फिर सेकेंडरी एविडेंस की इजाजत लेके उसको फोटोकॉपी के ऊपर या कॉपी, अगर वो दूसरी पार्टी डिनाई करती है, उसको ट्रीट किया जाएगा या उसको साबित किया जाएगा। समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बगैर डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं होगा। ये एग्जिबिट होना क्या बला होती है और इसकी क्या जरूरत है? तो वो तो आपने पहले ही फोटोकॉपी के साथ लगाई हुई है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? प्लेट के साथ लगा हुआ। हाँ, सॉरी, क्यों? अगर क्यों सेटिस्फाइड की क्या मतलब होता है? यार, कानून शहादत एक कानून इसलिए है कि जो जाली डॉक्यूमेंट्स या फोटोकॉपियां या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को बाहर रखने की कोशिश करता है, लगाने के लिए तो आप 172 जाली डॉक्यूमेंट्स लगा के साथ अपनी कह दें कि जी मेरा मुकदमा जीत गया, बड़ा जबरदस्त है और ये सारे का सारा, मगर उसको साबित करना, उसका ओरिजिनल प्रोड्यूस करना, उसका कोर्ट के सामने देना, वो लाजमी होता है। और कानून शहादत अलाउ करता है चंद डॉक्यूमेंट्स को आने के लिए और चंद को एक्सक्लूड करता है, कॉपीज नहीं अलाउ करते। इनकी बहुत रियल सिग्निफिकेंस है क्योंकि मुकदमे की सेहत पे असरअंदाज होता है। QSO का जो चैंपियन है वो डॉक्यूमेंट्स, अगर अग्रीमेंट साबित नहीं होया तो मुकदमे का क्या होगा? एग्जिबिट नहीं हुआ, फारिग हो गया। पेमेंट साबित नहीं हुई, अग्रीमेंट साबित हो गया, तो क्या हुआ? खारिज हो गया। सो स्टफ लाइक दिस कि आपने एग्रीमेंट साबित करने पे ही सारा जोर लगा दिया, रिकॉर्ड के ऊपर आया ही नहीं, ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आई, ना कोई बंदा उसको प्रूव करने के लिए आया, यूर गॉन।
सो यू हैव टू ओपन योर ब्रेन एंड लुक एट इट फ्रॉम सारे पर्सपेक्टिव कि मैंने हर कड़ी को साबित करना है और पेमेंट को इस तरीके से साबित करना है। अगर आपने पेमेंट डिनाई की हुई है वो किस बंदे के जरिए करना है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस 7 दिन होते हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त बोंगियां क्या मारते हैं, सबसे बड़ी जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं तो फिर सोचना पड़ता है, शुरू करते हैं कि अच्छा जी अब कौन है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे आपने अगर दावा जमा करवाना है तो आप 25 मिनट के अंदर जमा करा सकते हैं। स्टैनो को कहें यार वो ओ वाला नंबर 2 वाला वो सारे का सारा करके वो जमा करा दे। इंग्लैंड अमेरिका के अंदर, इंडिया में, अफ्रीका के घने जंगलों में आप किसी वकील के पास जाएं, कहें कि जी मैंने सूट फॉर रिकवरी जमा करवाना है, तो वो पहले 1 हफ्ता लगाता है उस पर। केड़ा वकील आएगा, किसके एफिडेविट होंगे, उसका मौकिफ क्या होगा, किस चीज़ से मैं साबित करूंगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है, कौन सा डॉक्यूमेंट दूसरे के पोजेशन में, उससे बुक मंगवा के कोर्ट में साबित करना है। अगर वो डिनाई करता है तो मैं सेकेंडरी एविडेंस का दूंगा। और ये सारे की सारी आपको एक्सरसाइज यू नीड टू डू इट इन योर हेड और फिर एग्जीक्यूट करनी होती। इट इज़ अ टग ऑफ वॉर। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा कि आपका एविडेंस ना रिकॉर्ड पे आ जाए, आप करने की कहेंगे कि जी हर सूरत में मैं लेके आऊँ, ताकि पैसे इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। सो यू हैव टू प्ले आउट। आपसे ये जो अभी कर रहा हूं ना, ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि ये एक्सरसाइज हर मुकदमे में आपने पहले खुद करनी है। मुझे क्या कागज चाहिए होंगे, कब चाहिए होंगे, उसको तो नहीं पता ना। ये मस्कीन को जो तुम्हारे पास आएगा कि जी मुझे पैसे वगैरह लेके दोगे, जी क्या जरूरत है, उसको ओरिजिनल लेके आनी है, फोटोकॉपी लेके आनी। वहां पे कई मैंने ऐसे भी स्टूपिड बीच में वकील देखे हैं, वो अपने वकील को झाड़े होते हैं, तानू पता नहीं सी कि तू ओरिजिनल लेके आना सी, तू मुकदमा इस पे हार जाते हैं कि जी वो ओरिजिनल ही नहीं लेके आया, या डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, या ये नहीं है, या रेलेवेंट टाइम के ऊपर दूसरी पार्टी से प्रोड्यूस करवाना था, बैंक स्टेटमेंट से बैंक का वकील बनाना था कि मेरा मुकदमा तू खराब कर देता है, तेन ओरिजिनल लेके आनी सी। समझने की ये बात है। अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल लॉयर हैज थॉट दीज थिंग्स थ्रू ऑलरेडी। अपने जहन के अंदर ये फिल्म चल चुकी हुई है। और फिर क्या होता है, वो फिल्म को एडिट भी बीच में करता है। जब दूसरी पार्टी का कोई धमाका खई जवाब आ जाता है तो किसी और डायरेक्शन में ले जाता है। उसके लिए फिर यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द केस कि अब मैंने क्या करना है, अब ये पता आ गया, अब ये मैंने खेलना है, उसने ये कर दिया, मैंने उसका तोड़ ये करना है, यहां से ये डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं। दिस इज हाउ यू विन केसेस और मेक केसेस। एविडेंस किस तरीके से होती है, क्या होता है यार, ठीक है डॉक्यूमेंट्स आ गया एक बंदा वगैरह, आप बताइए सर। जी सर, पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से, ठीक है, याद है मुझे, देखो ये स्टार थे हमारे उसमें वीडियो में, बताएं। आपने 2 दफा अपना नाम बताया था हमारे वीडियो में। अब क्या हुआ है, वो तुमने बुलवा लिया है, वो कागज लेके आ गया, अब सुबह क्या होगा कोर्ट में? सही है, रिकॉर्ड क्या कैमरा चलेगा, क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग लैपटॉप पे? किसका बयान, वो किसका, प्लेंटिफ का, डिफेंडेंट का? इसको क्या कहते हैं, इसके लिए टेक्निकल टर्म क्या है? तो क्या मतलब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये क्या हो रही? एग्जामिनेशन इन चीफ। अच्छा, तो वो अपना पूरी कहानी अपने डॉक्यूमेंट्स कहता है मेरा एग्जिबिट 1 P1 है, P से मतलब है प्लेंटिफ विटनेस 1, PW2 और ये सारे के सारे उसके डॉक्यूमेंट्स पे रिकॉर्ड पे है। तो फिर क्या होता है जी, आप सर आप बताइए प्लीज, क्या होता है एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद क्या होता है? वो क्या होती है, वो क्या चीज होती है? हमारा पेन खड़ा ही रहेगा, मैंने फिर भी नहीं तुम्हारा करना, तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो। आपने भी जवाब दे दिया, आप वो बाल वाले जो भाई हैं वो देंगे। हाँ हाँ, व्हाट क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या बला होती है, व्हाट हैपेंस इन क्रॉस? हाँ, वो क्या होती है? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंस इन अ जिरा। खड़े होके करो ना, मुझे आवाज नहीं आ रही। क्रॉस एग्जामिनेशन एंग्री एग्जामिनेशन होती है कोई? हाँ, क्या व्हाट हैपेंस इन दैट यार? हाँ, तो फिर क्या होता है ना, व्हाट हैपेंस? आमने सामने आ जाती, नजरें मिलती और फिर क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। यहाँ पे तो क्रॉस या लड़ाई हो जाती है। व्हाट हैपेंस, व्हाट डू यू डू कोर्ट में? कौन सवाल जवाब करता है?
नहीं, जज साहब का कोई रोल नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन में। सर ऑपोजिट पार्टी का लॉयर खड़ा वहां पे होता है विटनेस से कि अपने सवालात की क्यों कर रहा होता है, कि उसका दिल चाह रहा होता है कि उसको पैसे मिल होता है। आप सवाल जवाब से प्लीज बैठो। आप प्लीज सर लाल टाई में पीछे आप बताइए। हाँ बताओ यार, खड़े हो ओके बताओ। नहीं, पिछला वाला तुम्हारा ऐनक वाले जो साहब है आपके पीछे। व्हाट हैपेंस यार, क्यों क्या क्या करने के लिए वैसे गप लगा रहे होते हैं? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? जो एग्जामिनेशन चीफ में स्टेटमेंट्स दे चुके होते हैं विटनेस को क्रॉस करके आपसे क्वेश्चन करके डेली क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों? ताकि वो डाउट क्रिएट हो उनकी स्टेटमेंट से उनमें और उनका स्टांस मजबूत हो और वो कैसे बात यह है कि अक्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए इसको कहते हैं इट इज द हार्ट ऑफ वकालत एंड इट इज द इंजन बाय विच यू अराइव एट द सच या झूठ। आप अपने सवालात के जरिए उससे ये साबित करते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, उसने तो पैसे दिए ही नहीं, वो तो कराची के अंदर था जब ये मुआहदा हुआ। यू पुट दीज क्वेश्चंस टू हिम कि यू वर नॉट इवन देयर, मेरे क्लाइंट के साथ उसने पैसे दिए थे, उसने तुम्हें वापस कर दिए हुए हैं, क्या तुमने अपने रिटन स्टेटमेंट में डिनाई किया है? या तुम उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं कि क्या ये दुरुस्त है कि तुमने इस तरीके के 2 झूठे मुकदमे पहले और लोगों के खिलाफ करके हाथ से हो गए हुए। उसको झूठा साबित करना है, उसके क्लेम को झूठा साबित करना है और वो सवालात करके। एंड एक तरीके से सबसे मुश्किल चीज भी ये है कि उसने तो कहना ही कहना है कि जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने तो ये किया है, ये सारे का सारा सही है। इस तरीके से आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर केस आई एम डूइंग राइट नाउ। बंदा है कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, इस बंदे ने मेरे साथ मुआहदा किया हुआ था और प्रॉपर्टी डीलर है, मगर स्टे मैंने रजिस्टर नहीं करवाया, इसने आगे दूसरे बंदे को, मेरे क्लाइंट को बेच दी है, तो ये प्रॉपर्टी अब मुझे दी जाए। तो उसको करने के लिए फॉर एग्जांपल ही सेज कि मैंने स्टे रजिस्टर नहीं करवाया। मैंने कहा मेरे क्लाइंट को, कहता है कि मेरे क्लाइंट को पता था वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। सो आई सेड कि आपको स्टे मिला? हाँ मुझे स्टे मिला। आप काम क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। आपने कितनी प्रॉपर्टियाँ आज तक बेची हैं? मैंने आज तक 400 प्रॉपर्टियाँ बेची हैं। तो आपके अंदर क्या लिटिगेशन वगैरह होती है? आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जी कोई प्रॉपर्टी आगे ना बेचे? जी वो हम स्टे उसके ऊपर ले लेते हैं। अगर आप स्टे ले लेते हैं तो क्या आप रेलेवेंट टाइम के ऊपर वो क्या, जब अगर आपको स्टे मिल जाता तो दूसरी पार्टी को कैसे पता चलता है? जी हम उसकी तामील कराते हैं। अगर दूसरी पार्टी तामील ना करे तो आप क्या करते हैं? जो आपसे सवाल किया था, हम जाके पटवारी के पास लिखवा देते हैं DHA। क्या आपने DHA के पास ये लिखवाया? नहीं जी मैंने DHA के पास नहीं लिखवाया। तो कि जी मुझे ज़रूरत नहीं थी लिखवाने की। तो क्या आपको पता नहीं आपने 500 प्रॉपर्टीज़ की डीलिंग की हुई है? आप तो स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे। तो उस चीज़ के अंदर आप उसको इस तरह फंसा लेते हैं। बंदे ने तो आके झूठ बोलना ही बोलना है। ही इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड से कि ये वगैरह। दिस इज द टास्क और द एबिलिटी ऑफ अ लॉयर टू क्रॉस एग्जामिन हिम इस तरीके से, टू शो के दिस मैन इज लाइंग। वो कहता है कि जी वो देखे ना जी ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके ऊपर मैंने इसको बता दिया था लेकिन इसने वहां पे घर बना दिया। उसने ये कहा कि सारे का सारा। अच्छा तो एक वहां पे किस किस्म का घर है? जी वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है? जी DHA के अंदर है। आपका दफ्तर कहाँ पे है? DHA पे। तो आपका प्रॉपर्टी और उसका कितना जी 200 फरलांग का डिस्टेंस है। प्रॉपर्टी आपने कितने की खरीदी? मैंने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। कब्जा आपने क्यों नहीं लिया? ये कि आपका, मैं साबित कर रहा हूँ कि एग्रीमेंट। जी मेरे पास पैसे उस वक्त कम थे। आपने कितने दिए? 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए नहीं दिए, लेकिन 2 साल तक कब्जा लिया ही नहीं, आगे मेरे क्लाइंट को भेज दिए। अच्छा आप कहते हैं कि मेरे क्लाइंट को पता था और वहां पे घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो क्या आपने कहा कि जी आपने स्टे हासिल किया हुआ था? हाँ जी मैंने स्टे लिया हुआ था। तो अगर वहां पे एक घर कितनी देर के अंदर बनता है? जी मुझे नहीं पता। एक वहां पे कितनी मंजिलों का घर है? वहां पे 2 कनाल का जी 2 मंजिलों वाला एक घर वहां पे बीच में मौजूद है। आपने 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए और आप ये कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं लगा कि आपके घर से 200, आपके दफ्तर से 200 फरलांग के ऊपर एक घर बन रहा है। एक घर कितने दिनों के अंदर बनता है? जो मुझे नहीं पता है कंस्ट्रक्शन का। जी आप क्या इसको कहते हैं 1 हफ्ते में घर 2 बन सकता है? नहीं।
एक हफ्ते में तो हाँ नहीं बन सकता, तो फिर क्या इसको कहते हैं 6 महीने के अंदर बन सकता है? नहीं, साल तो लग जाता है। अच्छा, ये करने से पहले आप ये करके तो तकरीबन 1 साल तो लगा होगा ना? तो हाँ जी, 1 साल के अंदर बना। तो 1 साल में आपने स्टे रजिस्टर नहीं करवाया, आपके दफ्तर के बिल्कुल साथ ये बीच में 2 मंजिल की प्रॉपर्टी बन रही थी, तो क्या आपने कोई दादरसी की? नहीं। क्या आपने कोई लीगल नोटिस भेजा? नहीं। ये सारे का सारा दिस इज मी मेकिंग माई केस आउट ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग हिम एंड मेकिंग हिम एक्सेप्ट कि ही इज टू प्रूव। एंड में मैं उसको कहूँगा ये साबित होता है कि आप झूठ बोलते हैं, पुट माई केस टू हिम। बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज उसके साथ करने के लिए। अच्छा, तो आप ये करते हैं, आपने 500 प्रॉपर्टियां खरीदी, आप कहते हैं कि आपके पास 20 लाख रुपए नहीं थे ये आगे बेचने की, आपने कब्जा नहीं लिया। आप कहते हैं आपने एक मुआहदा किसी के साथ किया होता है, 1 करोड़ 80 लाख आपने दिए हुए, 20 लाख आपने और देने थे, और फिर आपको प्रॉपर्टी कब्जे में मिल जाएंगी। आप कहते हैं आप 2 साल ले नहीं सके, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप 500 प्रॉपर्टीज में डील करते हैं। आप कौन से इलाके की प्रॉपर्टीज में डील में? जी मैं DHA के अंदर करते हैं। तो DHA में आपका रेगुलर आना जाना था? हाँ जी, मैं हफ्ते में 4 दफा जाता हूँ, उससे ज्यादा बुलवा लिया। तो क्या आपने अपने केस की कभी वहां पे फाइल एग्जामिन क्यों नहीं की? बिकॉज वहां पे तो DHA के रिकॉर्ड में मेरे क्लाइंट के नाम के ऊपर ट्रांसफर होगी। आप तो रेगुलरली वहां पे जाके करते हैं, हमने 1 करोड़ 80 लाख रुपए बीच में दिए हुए, ये अगर आपके कहने के मुताबिक। सो स्टफ लाइक दैट इज व्हाट यू विन केसेस ऑन। वो उसने किसी बंदे ने खड़े होकर नहीं कह देना हाँ जी मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है आपके सामने, आपके क्लाइंट सही है, गलती से मुकदमा हो गया। बट दिस इज व्हाट यू डू, दिस इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेट लॉयर। और इसमें आप उसके बखे उधेड़ सकते हैं। और ये चीजें जब तक नहीं करेंगे, जब तक मटेरियल नहीं पढ़ेंगे, जब तक इसको आप कहानी के तौर पे नहीं लेंगे, कहानी के अंदर क्या खराब चीजें हैं, उसके झूठे की क्या चीज है, ये चीजें मुझे ओवर मंथ्स मैंने ये अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन उस बंदे की है और अभी भी कंटिन्यू कर रही है। बट आपसे मैं वो शेयर करूंगा। दिस इज हाउ यू विन केसेस, आई एम गोइंग टू विन। अदरवाइज अगर सीधा केस होता, उसका मुआहदा मेरे क्लाइंट से पहले का था, वो जो अलेज मुआहदा मेरे ख्याल में तो फेक है, उसका मुआहदा मेरे क्लाइंट से पहले का था, आई वुड हैव लॉस्ट इट। बट आई वेंट इनटू इट, आई लुक्ड एट इट फ्रॉम 15 पर्सपेक्टिव्स, आई मेड हिम से थिंग्स जो बाद में जाके मैंने उसी अथॉरिटी के साथ उसको मारा हर चीज के। जब आप तो चैंपियन है जी, आपको तो पता है प्रॉपर्टीज के बारे में। अब वो खुद भी नहीं कि मैंने 500 बीच में बेची थी, 500 बेची थी तो 500 के पैसे भी होंगे। और उसको झूठा साबित करने के लिए आपने इनकम टैक्स कितना दिया, वो आप ये मेरे से सवाल नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि जी आप क्या ये दुरुस्त है कि पहले आप रजिस्ट्री मुहर्रर थे, आप कहते हैं आपने 500 प्रॉपर्टियां बेची हैं और आपके पास 2 करोड़ रुपए का ये है, वो मेरी इसको कहते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी। ये केस एक्चुअल की आपको मैं सारी कहानी सुना रहा हूं कि जिस तरीके से उसको मैंने टुकड़े टुकड़े करके एबिलिटी टू अर्न के पैसे कहाँ पे, अच्छा वकील सोचता है ओके व्हाट आर द एलिमेंट्स ही हैज टू प्रूव। अग्रीमेंट वो कह रहा है किसने लिखा, किधर लिखा, कैसे लिखा अग्रीमेंट के अंदर, उसके अंदर मैं क्या दरारें डाल सकता हूं। देन देयर इज द एलिमेंट ऑफ पेमेंट, राइट, कि पेमेंट कैसे की उसने एग्रीमेंट इस मुआहदे के अंदर, फॉर एग्जांपल कि उसने प्रॉपर्टी खरीदने करने की, वो कैसे साबित होती है, चेक्स किसी और के नाम के ऊपर हैं, वो उधर से नहीं साबित होती है। और अगर पेमेंट्स वगैरह की भी तो रोकी क्या इसके पास, बंदे के पास एबिलिटी थी भी कि नहीं कि ये किसी और ट्रांजैक्शन के पैसे यहाँ पे दिखा रहा है। अगर वो उसने खुद कह दिया कि मैं रजिस्ट्री में मुहर्रर था 10 साल पहले और अब मैं 500 प्रॉपर्टीज वगैरह कर रहा हूँ, इनकम टैक्स में वो दिखा नहीं रहा, द मोर यू यूज योर इमेजिनेशन, द मोर क्वेश्चंस यू आस्क, द मोर यू कैन मेक हिम एज अ लायर। अदरवाइज तो यही है ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है ओके, आगे गए और अग्रीमेंट प्रूवन एंड यू लूज द केस। आई हैव वॉन दिस केस बाय माय इमेजिनेशन एंड बाय माय क्रॉस एग्जामिनेशन। अभी तक मैं जीता तो नहीं हूँ इंशाल्लाह, बट आई हैव अ फीलिंग कि आई एम गोइंग टू विन दिस केस बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज नुक्ते दैट आई हैव मेड। he agreed कि he let my client construct दो कनाल की 2 मंजिला बिल्डिंग वहां पे, स्टे रजिस्टर नहीं करवाया, स्पेशलिस्ट है लेकिन उसको पता नहीं था, वो इस तरीके से चीजें वगैरह। सो मैं समझा ये रहा हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस, मोस्ट पीपल डोंट, दिस इज वेयर यू विन और लूज योर केस। व्हाई? बिकॉज एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एक और भी स्टेज होता है, ऑप्शन एक री एग्जामिनेशन होती है। अगर जिरा में कोई नया नुक्ता रेज हुआ हो तो देन यू कैन गो हेड एंड री एग्जामिन द पर्सन एज वेल।
आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लोली थ्रू दिस, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, स्लाइड्स आपके लिए मौजूद हैं, बट आई एम नॉट बीइंग टेक्निकल, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ये मुकदमा के ज़हन खोल के आप कैसे करेंगे। एविडेंस हो गई प्लेंटिफ की, अब क्या होगा? सर अगर कोई एविडेंस कोई एग्रीमेंट मौजूद ना हो तो मतलब लेन देन के मामला को हाँ। मौजूद ना हो हम्म। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं हमारे पास ऑडियो कॉल्स हैं या चैट्स हैं व्हाट्सएप की या वैसे नंबर पे, वो कितना रोल उनका होता है, कितना इम्पोर्टेंस होती है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट लाजमी है कि रिटर्न हो? आप कॉन्टेक्ट से भी व्हाट्सएप वगैरह ईमेल्स के साथ भी कर सकते हैं। वहां पे क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट्सएप साबित कैसे करेंगे? ईमेल पे फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन हुई है, मुश्किल सवाल है कि जज के सामने मैं लैपटॉप लेके जाऊंगा, ईमेल प्रिंट करके मैं लेके जाऊंगा। ईमेल अगर मैं प्रिंट करके लेके गया वो तो ओरिजिनल है नहीं। ईमेल अगर मैं उसके लिए भी कानून मौजूद है। आई वांट यू गाइस टू लुक एट इट, दीज प्रॉब्लम्स यू नीड टू कम अप विद आंसर्स योरसेल्फ। ईमेल में जज के सामने क्या मुझे लैपटॉप उठा के ले जाना पड़ेगा? जज साहब ये देखें, दूसरी पार्टी कहती है कि हाँ मैंने ये ईमेल भेजी थी मगर यहाँ पे लफ्ज नॉट मैंने लिखा हुआ था, आई डू नॉट अग्री, और यहाँ पे जो उन्होंने किया वो एडिट करके लिख दिया आई डू अग्री। तो कैसे साबित करोगे? वेयर इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? वो तो जीमेल के ऊपर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर कैसे करेंगे? यहाँ पे कौन सा कानून लागू होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के लिए? उसकी मैंने आपको हिंट दे दी है। उसको क्या कौन सा फॉर ईमेल का? आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी ईमेल का आर्टिकल। अब मॉडर्न डिवाइसेस का लिखा हुआ है, आई एग्री, बट ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या प्रैक्टिकली आपने अभी तक मजमून की हद तक पढ़ा हुआ है? कल कैसे साबित करोगे कि ये फोटोकॉपी इज द जेन्युइन डॉक्यूमेंट दैट यू हैव एक्चुअली प्रिंटेड आउट? क्या अगर मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस अगर देखें तो वहां पे सर्टिफिकेशन का एक मैकेनिज्म भी मौजूद है। हाउ डू यू प्रूव कि इट इज एन एक्चुअल डॉक्यूमेंट? व्हाट्सएप के लिए किस तरीके से, व्हाट्सएप वीडियोस कैसे करोगे साबित? मुख्तलिफ ये सारी की सारी चीजें, तो दीज आर पाकिस्तानी कानून में इतना ज्यादा सेटल नहीं है। ये हो गया। अब इसके एविडेंस एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन भी होगी, उसके बाद क्या होता है? तो ये दूसरी पार्टी अपना एविडेंस देगी, वो हो गया, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन प्लेंटिफ का करेगा, फिर क्या, अब क्या होगा? क्यों? क्रॉस तो हो गया ना यार, उसके डिफेंडेंट के ऊपर भी। ये सारी की सारी करने की जरूरत क्या थी ये एविडेंस वाले स्टेज के ऊपर जाने के लिए? सीधा सीधा बहस ही क्यों नहीं होगी? सर हमने उसके थ्रू अपनी बहस को फॉर्म किया ना कि हम अपनी बहस में बताएंगे कि वो हमारे पॉइंट्स हैं जिन पे हम रिलाई कर रहे हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स इस केस के अंदर अहमद करीम के खिलाफ कौन बंदा करना चाहेगा? अभी खड़ा होकर एक बंदा खड़ा हो जाए, बस आप करें, कर लो ना। हाँ कर लो। और भाई मैं जज हूँ यार, मेरे सामने करो कि जी क्या क्या एविडेंस है, क्या हुआ? सर यही है कि मैंने अपने जो वाहन और क्या नाम है एविडेंस के जरिए मैं साबित करूंगा कि मुझे ये रखी थी। भाई मैं पूछ रहा हूँ, करूंगा नहीं, मैं जज हूँ, बहस करो। सर मेरे जो वाहन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे क्या आपके जाती हैं? जी सर, मेरे क्लाइंट्स के जो वाहन मेरा करने की नहीं जरूरत। प्लेंटिफ का लफ्ज यूज होता तो यूज द करेक्ट वर्ड। के जो डिमांड है और जो उसकी जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल दुरुस्त है, और उस जो उसके वाहन है उन्होंने सारा बयान हो गया, इसलिए मुझे जो मेरे प्लेंटिफ को उसकी जो उसकी डिमांड है या जो उसकी राइट्स है वो प्रोवाइड किए थे, जो मैंने प्रेयर में आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो फिर मैं घर जाके खुद ही पढ़ लेता हूँ रिकॉर्ड और सारे के सारे। आपने तो एक जगह पे भी आपने जिक्र नहीं किया। मेरी जो प्लेंटिफ की रकम है वो दिलवाई जाए और उसके लिए विधि जारी की। वो रिकॉर्ड मैं खुद ही घर जाके पढ़ लूँ, आपने कोई जहमत नहीं करनी इसको रेफर करने की। अगला कोई दोस्त कर, कौन ट्राई करेगा? जी सर करें। इसमें मेरे आर्गुमेंट सर इस तरह होंगे कि जो मैंने अपना रीड किया था, जो मेरी प्लेट थी, उसमें जो मैंने अगर मैंने कहा है कि इसमें मेरा एग्रीमेंट था, मैं कौन क्यों कर, बकरी कर दिया तो जो मेरा एग्रीमेंट मैं नहीं, मेरा आपका कोई एग्रीमेंट नहीं, मेरा जो एग्रीमेंट आपका कोई एग्रीमेंट नहीं।
जो हमारा एग्रीमेंट था, हमारा क्या, आप हिस्सेदार थे उसके साथ? और क्लाइंट भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड कानून के अंदर लिखा हुआ प्लेंटिफ का। जनाबे वाला मैं प्लेंटिफ की तरफ से पेश हो रहा हूँ। चलो मैं खुद ही कर देता हूँ यार तुम लोगों के सामने, प्लीज दिस एक्सप्लेन। इससे ये भी पता चलेगा कि आप क्यों कर रहे थे ये एविडेंस वाला, कि आप एम्यूनेशन आप एक घर या बिल्डिंग बना रहे थे जिसकी ईंटें आपकी एग्जिबिट्स और आपका एविडेंस है, इमारत तामीर कर रहे हो केस की। जनाबे वाला सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी है, अग्रीमेंट एग्जिबिट P1 जनाब के सामने मौजूद है, जिसके तहत इन साहब को ये डिफेंडेंट नंबर 1 को ये इसमें एक ही डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट को 3 करोड़ रुपए दिए गए, उसके चेक्स लफ है एग्जिबिट P2 और उसकी जो पेमेंट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो एग्जिबिट P3 7 लाख है। इन्होंने एग्रीमेंट को डिनाई किया है रिटन स्टेटमेंट के अंदर, इसलिए हमने PW2 मार्जिनल विटनेस नंबर 1 मिस्टर सचिन सच प्रोड्यूस किया और PW3 हमने प्रोड्यूस किया मार्जिनल विटनेस नंबर 1। दोनों ने आके ये आप एग्रीमेंट के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे नीचे उन्होंने किया हुआ है एग्जिबिट नंबर लगा हुआ है उनके दस्तखतों को और उन्होंने अपने दस्तखत एडमिट किए हैं। इस तरीके से ये एग्रीमेंट जो कि इन्होंने डिनाई किया है वो साबित होता है। पेमेंट इन चेक्स के जरिए और इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको कंफर्म करने के लिए बैंक ऑफिसर ऑल्सो हैज कम एंड ही हैज सेड कि ये हमारी बीच में यहाँ से ट्रांजैक्शंस हुई, ये पैसे इनके साथ गए हैं, ये साबित होता है। और ये भी रिकॉर्ड के ऊपर इन्होंने अपने जवाब के अंदर किसी जगह के ऊपर जरा में मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि आपने कोई इनको पैसे दिए हैं, इन्होंने कहा कि नहीं मेरे देने नहीं बनते। इन्होंने एडमिट किया, इन्होंने कहा कि जी मुझे नुकसान हुआ है, इन्होंने मुझे पैसे देने, कोई डिटेल्स वगैरह नहीं दी गई। इस बेसिस के ऊपर आई एम एंटाइटल्ड टू अ डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ मनी ऑफ इतना, बिकॉज क्लॉज नंबर इतने में इतना इन्होंने पैसे देने थे, उसके हैड इट आप साबित ही नहीं कर सकोगे कि आपको डिक्री वगैरह हुई है, आउटस्टैंडिंग उसके अगेंस्ट कोई अमाउंट्स हैं, स्टफ लाइक दैट। तो समझने की, आंखें खोलने की, दिमाग की ये है कि दिस आप तो सोचोगे नहीं उन चीज के बारे में, ना आपने रिटन स्टेटमेंट बनाई। आप हैं फॉर एग्जांपल, आपको ये सारा आज का जो प्रोसेस की है मैं उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मुकदमा है आपके पास 50 लाख की रिकवरी के लिए, आपने सारे डॉक्यूमेंट एक एक पढ़े, आपने पेमेंट के बारे में सोचा, आपने कहा मैंने कैसे साबित करनी, आपने प्लेंट में सारे का सारा लिखा, आपने उसके साथ ये सोचा कि अब इसके साथ क्या लगाना है, कागजात ये लगाने ये नहीं लगाने, इसका ओरिजिनल किधर है, मैंने ये जमा करवाना है, मैंने आपने नंबर सच तो उसको मैं कैसे लेके आऊँगा, या फलां मुकर गया या वो हॉस्टाइल विटनेस बन गया उसको मैं कैसे करूँगा, उसको खरीद लिया गया। ये एग्रीमेंट करके जमा आपने करवा दिया, सामने से जवाब आ गया कि झूठ है, ये है, वो है, टाइम बार्ड है ये, अब क्या मैं करूं? आप फिर सोचेंगे अच्छा यार तो अगर टाइम बार्ड है तो मुझे क्या प्लेंट अमेंड करनी चाहिए कि लहदा उसके अंदर पैराग्राफ डालना चाहिए, किस तरीके से करें? ये आपने कर लिया, अच्छा अब ठीक है, अब इश्यूज फ्रेम होने हैं, जज साहब कह रहे हैं मैंने इसके अंदर क्या लिखना है, मैंने इश्यूज फ्रेम करने, इसका ओनस मैंने इस पे डालना है, वो मेरे पे डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा, उसने नोटिस टू एडमिट एंड डिनाई है। हमारे यहाँ के अंदर बीच में अब मैं थोड़ा सा सीपीसी की तरफ भी आ जाता हूँ, एक पहले ओरिजिनल कॉन्फ्रेंस होती है, अप टू द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशूज एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज मुकदमा चलाता है और जमा करवाएंगे कोर्ट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास ये रजू कर दिया जाएगा, उससे फलां विटनेस मर गया, फलां झूठ बोल गया, उसके विटनेस से मैंने ये चीज़ कर ली, इसको इस्तेमाल करूंगा, अब इसको इस्तेमाल करके बहस करने के ये कागज़ देखी, सारी ऑर्डर शीट देखी, 711 की एप्लीकेशन आ गया, उसका जवाब दिया, पिक्यूनिटी ज्यूरिसडिक्शन देखा, ये किया, समझा ये रहा हूँ। पीएचडी में ये चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, आपसे इस चीज़ के ऊपर थीसिस करवाएंगे। मेरे से लड़का पूछ रहा था LLM मैं करने के लिए चला जाऊँ, मैं बैरिस्टर बन जाऊँ, ये कर लूँ, वहाँ पे ये नहीं पढ़, बैरिस्टर इज प्रॉब्ली अ गुड डिग्री, बट इस तय तक नहीं करते। आप अगर 2 मुकदमे कर लेंगे आपको कोई दुनिया में हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि आपने पैसे लिए होंगे, चाहे मुफ्त में मुकदमा कर रहे हो, आप एक एक चीज के बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे तो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो आप उसका तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। किसी के मेरे आप दुनिया के बेहतरीन ऑफिस का अगर एसोसिएट भी होंगे तो आप मेरे लिए रिसर्च निकाल देंगे, मैं आपको एक्स्ट्रा शायद बोनस दे दूंगा, कहूंगा मुंडे बहुत अच्छा काम किया वगैरह, तुमने तो एक नुक्ता सीखा।
बात ये आपने अपने केस के लिए रिसर्च की, एक नुक्ता निकाला, तो आप अगली दफा डिफेंडेंट की तरफ से भी पेश हो सकते हैं। आप अपना रजिस्टर बनाएंगे, एक नुक्ते के ऊपर आपने 25 जजमेंट्स पढ़ी, 2 आपको आपके नुक्ते की मिली, बाकी 23 आपने नोट कर लिए कि यार ये इस चीज पे भी ये नुक्ता, इस पे अगले मुकदमे में वो यूज हो जाएगा। दैट इज हाउ यू बिकम मलिक क्यूम। मेरे वालिद साहब जो थे, उनके वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वालिद साहब हाई कोर्ट के लेजेंड तस्वर किए जाते हैं। आखिरी दिन तक तैयारी करते रहे, आखिरी दिन तक पढ़ते रहे और फट्टे से काम शुरू किया था। किसी के पास कोई टीका नहीं है कि आपको बड़ा जबरदस्त वकील बना दे, बट ये चीज काम करोगे, मुंशी वाला काम करोगे तो आप सर्विस के ऊपर मुकदमा उड़वा सकते हो, तामील के ऊपर आप उड़वा सकते हो, फॉर्म खुद भरोगे जो हम अगले के अंदर कर रहे हैं, ऑर्डर शीट पढ़ोगे। अगर आप बहुत बर्गर और आपको अंग्रेजी सिर्फ आती है, आपसे गंदी उर्दू नहीं पढ़ी जाती या एविडेंस नहीं पढ़ी जाती, तो फिर आप एक लिमिटेड वकील होगे जो हाईकोर्ट में रिटें या अपील वगैरह या एपलेट लेवल के ऊपर करेगा कानूनी नुक्तों पे सिर्फ। एक सेकेंड यार, ये खत्म हो रहा है। एक सेकेंड। सो आप दोस्तों को मैं आपके सामने बार बार ये बता रहा हूं, रियलाइज करने का मकसद अगर आप ये कर लोगे कि काम खुद हाथ में करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। उस्ताद की फाइलें खुद फरोलने के अलावा आप नहीं सीख रहे होंगे, आप 5% भी वकील नहीं बनेंगे अगर आप खुद नहीं करते या हर मुकदमे को इस तरीके से नहीं लेते कि ये मैं खुद कर रहा हूं। इफ यू डोंट डू दैट, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन दिस प्रोफेशन। आप अड़ के रह जाओगे एक ही जगह के ऊपर। यू विल नेवर बी द स्टार, यू विल ऑलवेज बी सपोर्ट। ऐसे बहुत वो बंदे हैं जो 2-2 लाख रुपए भी कमा रहे होंगे, महीने के 3-3 लाख भी कमा रहे होंगे करोड़ों के मुकदमों के अंदर। आइडिया ये है कि आप मुकदमे पकड़ो, मुफ्त में मुकदमे बेशक पकड़ो, तुम्हारे अगर फाइलें, अगर तुम्हारा खर्चा पूरा हो जाता है ना इस स्टेज के ऊपर, अन्यवा काम करो और गिव अस चीपर ऑल्टरनेटिव टू द क्लाइंट, वो आपके पास आ भी जाएगा। और आप काम इसलिए नहीं कर रहे कि उससे आपकी कमाई हो रही है, इसलिए कर रहे हो कि अगले 15 आप मुकदमे करने उससे सीख रहे हो। सिविल जज के सामने पेश हो रहे हो, आप 20 मुकदमों के अंदर पेश हो, 20 मुकदमों में 19 में एडजर्नमेंट्स वगैरह अगर उस्ताद के लिए ले रहे हो, जज ने शक्ल तो देखी होगी। अब 21वां जब अपना मुकदमा लेके जाओगे तो वो कहेगा यार ये देखा हुआ है वगैरह। आपको पता तो होगा इस साइड पे खड़े होना, इस साइड पे नहीं होना, आपको पता तो है कॉपी कहां से हासिल करनी है, आपको पता तो है ये सारी चीजें। जरूरी चीज ये है, और आप सारे दोस्तों के साथ आई डिड नॉट वर्क ऑन द स्लाइड्स एट ऑल इस दफा आज, बिकॉज मकसद ये है कि आपको रियलाइज करवाना कि कैसे करना है, इंपॉर्टेंस कैसी है। आपकी भूख आपके करियर के अंदर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपके वालिदैन भी नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे करना आपने सारों ने, ईच एंड एवरी वन ने खुद है, इंडिविजुअली करना है। नहीं करोगे, सुपर सतही लेवल के वकील बन जाओगे तो फिर सतही लेवल की फीस भी मिलेगी और फारिग ही रहोगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मुशक्कत करो, मुशक्कत करोगे तो काम सीखोगे, अदरवाइज नहीं सीखोगे। और इन चीजों को, आखिरी चीज जिस बचगाना अंदाज के अंदर मैंने पढ़ाया है, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं सीपीसी की प्रोविजंस आपके सामने जैसे और लेक्चर देते हैं, से ऑर्डर 2 रूल 2 ये, ऑर्डर 7 रूल 11 मैंने नहीं बात की, क्योंकि वो आपने पढ़ के समझना है। अगर आप ऑर्डर 7 रूल 11 को इस तरह पढ़ेंगे कि यार मुकदमा मैं कैसे जीत सकता हूँ, ये इसको इस्तेमाल करके मैं कैसे दूसरे का उड़वा सकता हूँ, या मेरे खिलाफ आई तो इसके ऊपर क्या तोड़ होगा, और उसका अगर रजिस्टर अपने कंप्यूटर अपने जहन में नहीं डालोगे तो यू कांट यूज दीज थिंग्स आर थिंग्स दैट कैन अफेक्ट योर फ्यूचर। रीड सीपीसी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। हर दफा नई नुक्ता पढ़ोगे, हर दफा नया उड़ा दोगे, हर शतरंज की गेम। और असल तरीका मैं आपको कह रहा हूं, जजमेंट्स पढ़ते हैं। चेस यार आप में से कितने खेलते हैं? चेस खेलनी चाहिए क्योंकि आपका दिमाग उसके अंदर थोड़ा सा शार्प होता है। चेस के अंदर बेशुमार बंदे आपको ऐसे भी नजर आएंगे कि जो आपके वर्ल्ड चैंपियंस हैं ना, वो मास्टर्स की गेम्स स्टडी करते रहते हैं कि उसने ये मूव की, इसने ये की, शुरू से एंड तक खेलते हैं। दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू एज वेल अपने सीनियर की फाइलों के साथ। कि दावा आया, उसके ऊपर जवाब दावे में उस्ताद ने ये लिखा, फिर ये चाल चली 7-11 की, फिर ये हुआ, ये प्यादा चला, ये इधर से हुआ, ये हुआ, डिक्री हो गई चेकमेट। बल्कि डिक्री नहीं हो गई। आइंदा मैंने आपसे ये भी जिक्र नहीं किया, आखिरी 2 मिनट है, मैं आप 10 मिनट आपके और लूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक 1:30 बजे होता है भाई, नीचे 1 बजे अभी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बीच में बता दूं यार, अगर नहीं सुनना तो ना बेशक सुनना, उठ के चले जाना। क्या हुआ अगर मुकदमा हार गई या कोई ऑर्डर खिलाफ आ गया, क्या रेमेडीज आपके पास मौजूद हैं, जल्दी से मुझे बता दें। अपील और रिट की भी एक रेमेडी होती है। कहाँ पे पता चलेगा कि अपील करनी है कि रिवीजन करनी है, ये मुझे सिर्फ एक जवाब बता दें, उसके बाद छुट्टी। सर यार देख एक चीज देख लीजिए, फाइनल डिग्री के खिलाफ अपील होगी और फिर अपील के बाद या सेकंड अपील होगी या रिवीजन होगी, ठीक है। ऑर्डर के खिलाफ ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कहां पे लिखा हुआ है कि किन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील हो सकती है, और ऑर्डर कौन सा, ऑर्डर 43 अगर आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ है किन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील हो सकती है। रिवीजन कहां पे होगी, जहां पे अपील अवेलेबल नहीं है, यानी कि उन ऑर्डर्स के अलावा जितने ऑर्डर्स हैं मोस्ट ऑफ दम के खिलाफ रिवीजन हो सकेगी, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो कि आप तमाम दोस्तों को अपने पल्ले बांध लेना है। और क्या सेशन कोर्ट में सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी कि हाई कोर्ट जाएगी, वो पिक्यूनरी वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगी आपकी। सो ये चीजें अपने जहन में डाल लीजिए। मैंने बहुत जल्दी के अंदर ये गुफ्तगू सारी की सारी की है। अगर किसी दोस्त के सवाल हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, वी हैव 5 मिनट्स। सारे सवाल मैंने जवाब दे दिए, कोई सवाल ही नहीं। जी पूछिए। आसान सवाल है जिसका आप जवाब खुद निकाल सकते हैं, और इट्स नॉट पर्टिकुलरली, ये देखो सब्सटेंस जट की चीजें करो। क्वेश्चन आपका ये कि प्लीड करना लिख के और एक्चुअली पे होके, अगर कोई लैंग्वेज कोई और एडिशनल पावर्स अपने पास ले रहा है, सेटल करने की पावर भी उसमें लिखी होती है। दैट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन योर क्लाइंट, व्हाट इज ऑथराइजिंग यू टू डू, वो है। बट इफ इज allowing you to represent you and do all things necessary for such representation, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक। और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ऑफ एडवोकेसी है। आप जब आर्गुमेंट्स करवा रहे थे तो एक पार्टिसिपेंट ने बोला था कि मेरा मुकदमा लोअर कोर्ट्स में देखते हैं, हाई कोर्ट में भी के लॉयर्स से कि इवन फैमिली केस में अगर वाइफ रिप्रेजेंट करें तो कहते मेरी शादी हुई मैं घर से गई, तो दे डोंट से माय क्लाइंट या प्लेंटिफ। इज इट ओके? आप आई डोंट थिंक सो। यू शुड नॉट मेक इट पर्सनलाइज। थोड़ा सा डिस्टेंस आपको रखना चाहिए क्लाइंट के साथ। हाई कोर्ट में अगर करेंगे तो आप लतीफ़ा बन जाएंगे। सो मेक गुड हैबिट्स शुरू से ही, नीचे से। अगर जुबान पे चढ़ा हुआ है वही चीज़, तो हाई कोर्ट में आपने जज के सामने कर दिया तो उसने मजाक उड़ा देना आपका, और आपका हो जाएगा, एंड देन यू विल फील एम्बैरेस्ड। सो इब्तदा ही उस अंदाज के अंदर करनी चाहिए। आप हर स्टेज पे अपने आप को एनालाइज करें और घटाने की कोशिश करें कि जो गलतियां वगैरह हैं कम से कम, ताकि आप ऊपर के लेवल पे ना करें। अप टू यू। कहने के लिए तो पंजाबी में भी गप लगा सकते हैं, कहने को तो भाई ने भी जैसे अभी आर्ग्यू कर रहे थे, ज़्यादातर इसी तरीके से सिविल कोर्ट में होता है, बट हाई कोर्ट में नहीं होता, और ऊपर लेवल के ऊपर जाके और सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होता। आप एक लफ्ज आपके मुंह से गलत निकला है कि नहीं, और आपकी पकड़ के उन्होंने तबीयत साफ कर दी है। काजी फैज ईसा साहब ने मुझे कहा, पहला जुमला मेरे मुंह से निकला, एंड आई डिडंट थिंक आई वाज रॉन्ग, बट उन्होंने मुझे कहा, जिसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत बीच में हिल भी गया। बल्कि काजी साहब के साथ मेरे 2-3 दफ़ा मामलात इस तरीके से हुए हैं। मैंने खड़ा होकर कहा कि आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर, मैंने खड़े होकर कहा कि जनाब ऑनरेबल जो डिवीजन बेंच का जजमेंट है, मैंने जनाब के पास, उन्होंने कहा कैन बेंचेस भी डिवीजन ऑनरेबल? मैंने कहा जी क्या मतलब? और वहाँ से मैं लड़खड़ाना, कहते हैं आई हैव हर्ड कि जजेस आर ऑनरेबल बट बेंचेस तो कभी भी ऑनरेबल नहीं होते। वो अब करते करते इधर से हो गया। तो एक सेकंड, मुझे ये खैर दूसरी कहानी मैं जब करूँगा, जब मैं रिकॉर्ड नहीं अपने आप को करूँगा, वो मैं बताऊँगा, उसमें और भी ज़्यादा मेरे साथ सुथरी हुई।
आइडिया इज योर एबिलिटी टू, और इस केस के अंदर मैंने फिर काजी साहब के सामने उसी केस में ये जब हुआ मेरे साथ तो 1.5 घंटा आर्ग्यू किया, एंड आई गॉट अराउंड 40% ऑफ रिलीफ फ्रॉम हिम एज वेल. योर एबिलिटी टू बाउंस बैक, एबिलिटी टू आंसर, कंट्रोल योर सेल्फ. 2 मिनट के लिए मैं बीच में हो गया था स्टन वगैरह, और आई वॉज इनिशियली पहले 5 मिनट में क्वाइट टेरेबल, बट आहिस्ता 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 हाउ यू बाउंस बैक, ये आपकी क्या एबिलिटी है करने के लिए. मैंने कहा ना कि मेरे में बोलने की एबिलिटी बहुत कमज़ोर हूँ उस लिहाज से, रिलेटिवली स्पीकिंग. जब था पहले तो मैं ज़ीरो था, आप सारों से कमज़ोर था. आई हैव इम्प्रूव्ड. मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने 1.5 घंटा आर्ग्यू किया बेंच 1 के सामने. 3 जजेस जो मुकम्मल तौर पे अगेंस्ट थे उनसे मैं रिलीफ लेके हटा हूँ. रिपोर्टेड जजमेंट अभी आई है. सो इस तरीके की चीज़ें वगैरह हैं, यू नीड टू वर्क ऑन इट. और मोर देन दैट, अभी तो मैंने आपको सिर्फ कानून की बात की है. सो मच ऑफ लॉ इज द टेम्परामेंट ऑफ द जज. हाउ यू गेट रिलीफ, एंड यू नीड टू गिव हिम व्हाट ही नीड्स टू डिसाइड इन योर फेवर. अभी तो आपको मैंने कानून की, इसके ऊपर वो ड्रेसिंग वगैरह ऊपर आ जाती है. फिर ऊपर केस लॉ कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, वो चीज़ें सारी की सारी आपको मैं बताऊंगा स्केलेटन के ऊपर कैसे किया जाता है. लास्ट क्वेश्चन किसी का है कोई? क्रॉस एग्जामिनेशन एक्सपेंसिव होनी चाहिए. गुड क्वेश्चन. मेरा उस्तादों के साथ इसके अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर डिसएग्री करता हूँ. ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, मेरी बेस्ट क्रॉस एग्जामिनेशन ओवर आई थिंक 1 साल हो गया उसमें करता जा रहा हूँ, बिल्डअप करता जा रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ. उस्ताद ये कहते हैं किताबों में कि यू शुड नो व्हाट क्वेश्चन नॉट टू आस्क, और क्रॉस एग्जामिनेशन फोकस्ड होनी चाहिए. मेरा मौके फ़र्क है, मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है. अगर मैं 2.5 मिनट की उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा, उसने तो झूठ बोल के साइड पे हो जाना है. मैं इंच बाय इंच उसको उसके चीज़ें तोड़ के सजी दिखा के खबी मारता हूँ. पहले मैंने उसको पंप किया कि यार तू तो प्रॉपर्टी का चैंपियन है, तू तो डॉन है, तेरे साथ ये करके, और फिर उसको वही चीज़ करके फंदा बना के उसके रोप लेके उसके गले के गिर करके कह दिया कि फिर तेरे साथ तो ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती थी. उसके टैक्स वगैरह के लिए बंदा, यू नीड टू अंडरस्टैंड, कहते हैं वकालत के अंदर बंदे की साइकोलॉजी, खासतौर पे झूठे की, झूठ उसके ईगो के साथ खेल रहे. तो 200 की तेने नहीं, मैं 500 की 500 प्रॉपर्टियां बेची हैं. तो फिर तू तो कह रहा था कि तेरे पास 20 लाख रुपए नहीं थे एक प्रॉपर्टी के लिए अपनी जाति के ऊपर 1 करोड़ 80 देने के बाद, तो 500 प्रॉपर्टियों के अंदर तूने कहाँ से डीलिंग कर ली? नहीं वो मैं और लोगों की करा रहा था. चल ठीक है, मैं उधर भी चुप हो सकता हूँ. ऐसे अच्छा हो रहा था, कमीशन मिलती थी ना, कितनी कमीशन मिलती थी, एक प्रॉपर्टी कितने की होती थी? अच्छा अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक रही है, तुझे मिल रहा है 7% बीच में, इसके अंदर तो कितने पैसे बचे हैं? तो तूने 1 महीने के अंदर कितनी की? झूठे को इस तरह पकड़ते हैं. इफ यू आर फोकस्ड विद इट एंड यू कैन गो अहेड एंड बिल्ड द नुक्ता अपना. और ये ऑन द स्पॉट बेशुमार चीजें इनमें से हो रही थी, बेशुमार चीजें मैं इतनी लंबी करके कि जी फिर ओवर के जी अच्छा अगले हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के अंदर या 2 दिनों के बाद फिर जाके सोचता था, फिर जाके पढ़ता था, अच्छा ये मैं कैसे साबित करूं. तो झूठे को आप इस तरह पकड़ते हो. एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू इट इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वो कहने का कॉन्सिक्वेंस क्या है. वो अपने आप को बहुत बड़ा करके आप उसको पंप करें, अपने आप को अगर बहुत छोटा दिखा रहा है तो फिर आप कहेंगे जी आप कैसे, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप तो छोटे हैं ही नहीं, आप तो 500 प्रॉपर्टियां करते हैं. जी सर. सॉरी, मैंने नहीं मालूम. अबू की जजमेंट से मैं वैसे भी काफ़ी एलर्जिक हूँ. हर बंदा पकड़ के उठा के वालिद साहब की ले आता था, जैसे मेरे ऊपर वो ज़्यादा लाजिम होती थी. वो कहते थे कि अबू की जैसे शायद करीम साहब के साथ भी यही होता है, और वो उसे बहुत चिढ़ते हैं कि उनके वालिद साहब की किताब जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लोग उठा के ले आते हैं कि जज साहब ये है. वो कहते हैं मेरे पे ज़्यादा बाइंडिंग नहीं है. मुझे नहीं मालूम यार, और जजमेंट भी मुझे नहीं याद रहती है. मेरे अब्बा जी की जय हो, उनके लिए दुआ करना है यार, बीच में बहुत याद आते हैं यार. अबू का बेसिकली ये है, उन लॉ उन्होंने बहुत डेवलप किया. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग एज वेल. मुझे नहीं मालूम इस तरीके की जज अगर है तो है करके. और सर कुछ पर्टिकुलर केसेस जिनमें मटेरियल एविडेंस एनफ होता है, उसमें जब गवाहान उनका एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाता है और ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन वो ब्रेकअप हो जाते हैं, तो मुकदमा पे कितना फर्क पड़ता है?
हर जज के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से। एविडेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रिमा फेशियल केसेस हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? आप तो मेरे से क्रिमिनल केस की मेडिकल एविडेंस कर रहे हो। सिविल केस की बात कर रहे हैं, जो कि हम सिविल यार हर केस के ऊपर इट इज योर वैल्यू जजमेंट, पर्टिकुलरली पार्टीशन सूट की बात कर रहे हैं। इट इज योर वैल्यू जजमेंट। आपकी मर्जी है, सारे मुकदमे जीते नहीं जाते, मुकदमे खराब भी हो जाते इन द ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। वकालत का फन FUN अंग्रेजी भी ये है कि ऑन द स्पॉट उधर ही होता है। ये दो जुमले जज इस नुक्ते पे नहीं जा रहा, आपने इस पे लगा लिया, जीत गए। जज से आपने इंटरिम रिलीफ नहीं ली, प्रॉपर्टी बिक गई। ये सारी की सारी, आई कांट टेल यू, देयर इज नो रूल ऑफ थंब ऑन दिस, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन कि आपका एक्सपीरियंस से ही आप ये सारी चीज़ें लर्न करोगे। हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं। आई कांट टेल यू, जनरल कोई प्रिंसिपल नहीं है इस चीज़ का। अगर कोई ज़रूरत थी तो आप जरा कर रहे थे ना, अगर नहीं थी तो फिर ठीक है, हिम्मत करके तुम्हें नहीं विटनेसेस देने चाहिए थे, डॉक्यूमेंट्स ही करवा लेने चाहिए थे। एक चीज़, आखिरी चीज़, वकील बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं। काजी फैज ईसा साहब ने इस पर डायरेक्शन भी हमें दी हुई है। डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट क्लाइंट ने करवाने, आपने अपने बयान में नहीं करवाने। बेशुमार वकील पंजाब के अंदर ये गलतियां कर रहे हैं कि डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स अपने एविडेंस के अंदर एग्जिबिट करवा देते हैं बाकियों की जरा होने के बाद, प्रोसेस खत्म होने के बाद। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलीगल है और वो नहीं पढ़ेंगे, और उस पर आप मुकदमा हार जाते हैं। दिस इज गलती जो मुफस्सिल के अंदर अभी भी वो बेशुमार वकील कर रहे हैं। तो ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि वो आप बार बार कह रहे हो मेरा मुकदमा, मुकदमा आपका नहीं होता, क्लाइंट का होता है। एविडेंस भी क्लाइंट का होता है, वकील अपने सर पे कभी भी कोई चीज़ नहीं लेता, ये याद रखिए। और कुछ सर, जुमे का वक्त हुआ है, मैं यहाँ पे भी थोड़ी देर मौजूद हूँ, अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा।